प्लेन का दरवाजा खुला और एक जवान लड़का जो एकदम टिप टॉप फॉर्मल सूट पहने था नीचे कूद गया। वो सीधा अपनी दुश्मन कंपनी के सामने पैराशूट से लैंड हुआ। नीचे उतरते ही उसने सर उठाकर उस ऊंची बिल्डिंग को देखा और अपना महंगा सूट ठीक किया। मतान को पूरा भरोसा था कि बाप के पैसों के बिना भी वो अपने दम पर कुछ बड़ा कर दिखाएगा। मतान ने कस्टमाइज सूट और अरबों की घड़ी पहनी थी और फिर बड़े टोरे के साथ अपने राइवल की कंपनी के अंदर घुस गया। ऑफिस के अंदर जाकर मतान चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। उसने सोचा शायद एक नॉर्मल नए एम्प्लॉय को ऐसा ही फील होता होगा। नई कंपनी थी तो उसे अपने साथ काम करने वालों से जान पहचान तो बढ़ानी ही थी, पर मतान को हाथ पीछे बांधकर चलने की आदत थी। तो जब वो लोगों से बात करता तो ऐसा लगता जैसे वह अपने जूनियरों को ऑर्डर दे रहा हो। आखिर पैदाइशी रईस जो था, पर मतान अपने बाप की दौलत पर ऐश नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अरबों की जायदाद छोड़ दी ताकि नौकरी करके लाइफ का असली एक्सपीरियंस ले सके। अगले दिन वह प्लेन से नहीं कूदा, बल्कि बाकी ऑफिस वालों की तरह बस से जाने का फैसला किया। उसने पास खड़ी भीड़ से भरी बस को देखा और थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने सोचा, अगर मैं हमेशा पापा के साए में रहता तो यह लाइफ कभी देख ही नहीं पाता। फिर मतान ने बस रोकने के लिए घंटी बजाई तो ड्राइवर ने उसे डांटते हुए कहा कि अब घंटी मत बजाना। तब उसे याद आया कि उसने तो पूरी की पूरी बस ही बुक कर रखी है। खाली टाइम मिला तो मतान चुपके से वेंडिंग मशीन के पास गया। उसी साइड में छिपकर उसे देख रहे थे। मतान ने अपना बटुआ खोला तो उसमें सिर्फ बड़े बड़े नोट थे। उसने वहां लिखा नोटिस पढ़ा कि मशीन में सिर्फ चेंज ही चलेगी। मतान कंफ्यूजन में मशीन के बटन दबाने लगा। उसके साथियों को लगा कि बेचारे के पास पैसे नहीं हैं, पर फिर भी कॉफी पीना चाहता है। तभी मतान ने आसमान की तरफ देखकर अपने पेरेंट्स से कहा कि वह ठीक है। उसके कलीग्स ये सुनकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि मतान के माँ बाप गुजर चुके हैं और वह उन्हें ऊपर याद कर रहा है। उन्हें उस पर बड़ा तरस आया। उन्हें क्या पता था कि मतान के रईस माँ बाप ड्रोन से उस पर नजर रख रहे हैं। जब छुट्टी का टाइम हुआ तो सेक्रेटरी मतान को लेने आया। ये नजारा डिप्टी हेड मिस्टर डब्ल्यू ने देख लिया। सेक्रेटरी मतान को साथ ले जाना चाहता था, पर मतान नहीं माना। उसने अपना वॉलेट निकाला और सेक्रेटरी से कुछ खुले पैसे मांगे। पैसे लेने के बाद भी सेक्रेटरी उसे घर छोड़ने की जिद करता रहा। डिप्टी हेड मिस्टर वाई ने यह सब देख लिया और उन्हें गलतफहमी हो गई कि यह अनाथ लड़का किसी गैंग के लफड़े में पड़ गया है। ऑफिस का सीनियर होने के नाते उन्होंने सोचा कि उन्हें मतान की मदद करनी चाहिए। उन्होंने मुट्ठी भर धूल उठाई और आगे बढ़कर सेक्रेटरी की आंखों में झोंक दी। फिर मतान को गले लगाया और वहां से लेकर निकल गए। उन्होंने मतान को दिलासा दिया और एक छोटी सी नाश्ते की दुकान पर ले गए। जब उन्होंने देखा कि मतान कुछ खा नहीं रहा है तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। मतान ने कहा कि उसने आज तक कभी ऐसे सड़क किनारे वाले स्नैक्स नहीं खाए। यह सुनकर डिप्टी हेड को लगा कि बेचारे के पास शायद खाना खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। उनका दिल भर आया और उन्हें रोना आने लगा। उन्हें लगा कि मतान की हालत बहुत दयनीय है। फिर उन्होंने मतान से पूछा कि वह रहता कहाँ है। मतान ने कहा कि वह एक छोटे से घर में रहता है। यह सुनकर उन्होंने मतान को बड़े प्यार से समझाया कि तुम अभी जवान हो, थोड़ी तंगी में रहना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि जब वह पहली बार सोल आए थे तो वह भी एक बहुत छोटी सी जगह पर रहते थे, पर आज वह एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। मतान को उनकी बातों से काफी कुछ सीखने को मिला। वह अपने छोटे से कमरे में वापस आया और चारों तरफ देखा। उसे लगा कि वाकई कंपनी के सीनियरों के मुकाबले उसे अभी और मेहनत करनी होगी। अगले दिन मतान ने पहली बार स्ट्रीट स्टॉल का खाना ट्राई किया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, वो उस डिश के स्वाद से हैरान रह गया। मतान ने फौरन मालिक से पूछा कि क्या इसमें कोई सीक्रेट रेसिपी डाली गई है। मालिक ने कहा कि इसमें बस थोड़ी सी मेहनत और हुनर की जरूरत होती है। मतान ने चुपचाप ये बात पल्ले बांध ली। तभी वहां कोम्मी नाम की एक लड़की नशे में धुत होकर आई। सेक्रेटरी ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि पूरी जगह बुक है, पर कोम्मी ने उसे अनसुना कर दिया। उसने उसे हाथ से एक तरफ धकेल दिया और बैठ गई। उसने मालिक से चिकन गिट्स लाने को कहा, पर वह सब तो मतान ने पहले ही ऑर्डर कर लिए थे। सेक्रेटरी ने देखा कि कोम्मी नशे में पागल हो रही है तो उसने पास जाकर उसे घर जाने को कहा, पर कोम्मी ने उसे पकड़कर उठाकर फेंक दिया। जब मतान ने देखा कि वह लड़की उसकी तरफ आ रही है तो वो डर गया और उसने बचाव के लिए टेबल उठाकर अपने आगे कर ली। कोम्मी ने एक हाथ से टेबल को एक तरफ झटका और उसके सामने बैठ गई। मतान तो डर के मारे रोने ही वाला था, लेकिन तभी मतान के मुंह से आ रही चिकन गिड की खुशबू ने कोम्मी का ध्यान खींचा। जब मतान ने देखा कि कोम्मी धीरे धीरे उसके चेहरे के पास आ रही है तो उसने घबराकर उसके मुंह में चिकन गिड ठूंस दिया। जमीन पर गिरे उस चिकन ने मतान की जान बचा ली। उसे मजे से खाने के बाद कोम्मी वहां से बड़े सुकून के साथ चली गई। जाते जाते वह मतान को झुककर थैंक यू बोलना नहीं भूली। अगले दिन जब कोम्मी सोकर उठी तो उसका सिर चकरा रहा था। वो ऑफिस पहुंची तो वहां उसे मतान दिख गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो नया एम्प्लॉय है। कोम्मी ने घबराकर अपने बालों से चेहरा ढक लिया और दुआ करने लगी कि काश मतान उसे पहचान ना पाए। पर तभी मतान ने उसका नाम पुकार लिया। कोम्मी को यह सोचने का मौका ही नहीं मिला कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। वो हड़बड़ा गई और बाल ठीक करते हुए भागने का बहाना ढूंढने लगी।
पर तभी कोम्मी ने जल्दबाजी में कुछ नीचे गिरा दिया। उसकी इस हरकत से मतान को पक्का यकीन हो गया कि उसने सही इंसान को पहचाना है। कोम्मी ही कल रात वाली लड़की थी। कोम्मी को कल रात की ज्यादा बातें तो याद नहीं थी, पर उसे धुंधला सा याद आ रहा था कि कोई उसके पास था। वो शॉक्ड रह गई और उसे लगा कि कहीं उसने मतान को किस तो नहीं कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत थी या कोई सपना। कोम्मी की बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि उसके पास कंफर्म करने का एक तरीका है। उसने कोम्मी को सामने बिठाया और अपना वर्क कार्ड उसकी आंखों के सामने हिलाने लगी, और जैसे ही उसने चुटकी बजाई कोम्मी हिप्नोटाइज होकर सो गई। सपने में कोम्मी और मतान का रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि वे घर खरीदने की बातें करने लगे। जब उसकी सहेलियों ने सुना कि यह दोनों इतने करीब हैं कि साथ रहने वाले हैं, तो वे दंग रह गई। फिर उन्होंने देखा कि कोम्मी हवा में ही किस करने के लिए होंठ आगे बढ़ा रही है। ये देखते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे जमकर पीटा। उसी रात पूरे ऑफिस के लोग डिनर पर बाहर गए। कोम्मी को डर था कि मतान उसे पहचान लेगा, इसलिए उसने मास्क पहन लिया। पर यह देखकर उसके बॉस नाराज हो गए। बॉस ने उसे बुरी तरह झाड़ा और मास्क उतारने को कहा। जैसे ही कोम्मी ने मास्क हटाया, उसने देखा कि मतान ठीक उसके सामने बैठा है। कोम्मी ने तुरंत मेनू कार्ड उठाया और ऑर्डर देने का नाटक करने लगी। तभी उसके एक कलीग ने ऑर्डर देने के लिए उससे मेनू छीन लिया। अब कोम्मी के पास अपना चेहरा छिपाने के लिए सिर्फ बियर का गिलास बचा था। मतान ने गिलास को साइड में करने की कोशिश की, पर कोम्मी ने जोर लगा रखा था। आखिर में मतान ने उसका नाम पुकारा, पर वह अब भी अनजान बनने का नाटक करती रही। मतान ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद वह उसे हमेशा याद रखेगा। फिर मतान ने जोर से कोम्मी का नाम लिया, जिससे बाकी साथियों को लगभग सब पता ही चलने वाला था। कोम्मी कंफ्यूजन में मतान के पीछे बाहर आई। तभी मतान ने अपनी जेब से एक लेटर निकाला। यह देखकर कोम्मी को अचानक बहुत शर्म आने लगी। कोम्मी को लगा कि वह कोई लव लेटर है, इसलिए उसने खुशी खुशी उसे ले लिया। फिर वह घर जाने के लिए टैक्सी में बैठ गई। उसने बड़ी बेसब्री से खत खोला ताकि उसे पढ़ सके, पर उस लेटर में तो कल रात रेस्टोरेंट में हुए नुकसान का पूरा हिसाब किताब लिखा था। वो कोई लव लेटर बिल्कुल नहीं था, बल्कि मतान ने उसमें पैसों के मुआवजे की मांग की थी। कोम्मी की आंखों से आंसू निकल आए। कहां तो वह सोच रही थी कि मतान उसका ख्याल रखेगा, और कहां ये। वो बेबसी में रोने लगी और गुस्से में अपनी मुट्ठी चबाने लगी। उसकी उधारी की वजह मतान ही था। अब क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो कोम्मी ने तय किया कि वो मतान के घर का काम करके अपना कर्जा उतारेगी। उसने अभी काम खत्म ही किया था और घर जाने वाली थी कि तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी। भूख के मारे कोम्मी के पेट में भी चूहे दौड़ने लगे। उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि ऐसे टाइम पर उसका पेट आवाज कर रहा है, पर मतान को इस बात का बुरा नहीं लगा। उसने तो मुस्कुराते हुए उसे डिनर के लिए रुकने को कह दिया। जब कोम्मी ने सुना कि खाना फ्री है, तो वह तुरंत मान गई, क्योंकि उसे फ्री का खाना बहुत पसंद था। मतान ने आदत के मुताबिक ताली बजाई, पर कोई नहीं आया। अचानक सन्नाटा छा गया। उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई जब उसे याद आया कि ये उसका महल नहीं है, जहां ताली बजाते ही नौकर खाना ले आए। फिर उन्होंने घर पर ही फ्राइड चिकन ऑर्डर करने का फैसला किया। कोम्मी कहने लगी कि वह डाइटिंग पर है, पर तभी उसके हाथ ने चिकन का एक पीस उठा लिया। कोम्मी को इतने अजीब तरीके से खाते देख मतान जैसा सफाई का शौकीन इंसान पागल होने लगा। उसने उससे पूछा कि क्या वह टिश्यू से अपना मुंह पोंछना चाहती है, पर कोम्मी ने तो हाथ से ही मुंह पोंछ लिया। मतान ने तुरंत दस्ताने पहने और टिश्यू निकाला। वो इतना सीरियस था जैसे कोई सर्जरी कर रहा हो। पर अचानक उसकी नजर कोम्मी के चेहरे पर पड़ी। बिना किसी वजह के उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक दरवाजा खुला और मतान की मम्मी वहां आ गई। उन्हें लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। कोम्मी ने तुरंत सिचुएशन संभाली और कहा कि वह तो बस मतान की कोलीग है। तभी मतान ने कोम्मी से कहा कि वह अपना सामान पैक करे और जा सकती है। यह सुनकर उसकी मम्मी और भी हैरान रह गई। उन्हें लगा कि यह दोनों साथ रहने लगे हैं और उनके बेटे ने घर इसी लड़की की वजह से छोड़ा है। गुस्से में मतान की मम्मी ने तुरंत पानी की बोतल उठाई और कोम्मी की तरफ दे मारी। मतान ने जमीन पर पानी के दाग देखे तो उसकी जान ही निकल गई। उसे सफाई का जो दौरा पड़ता था, पर उसकी मां रुकने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कोम्मी को निशाना बनाना शुरू कर दिया और कोम्मी यहां वहां बचकर भागने लगी। तभी अचानक मतान बीच में आकर खड़ा हो गया। कोम्मी ने उसकी चौड़ी पीठ देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा मतान उसे बचा रहा है। उसे मतान उस वक्त दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का लगा। पर किसे पता था कि मतान ने आगे से क्या कहा। उसने बोला, मैं तो बस इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि मुझे डर था कि मेरा कालीन गीला हो जाएगा और उसमें से बदबू आने लगेगी। ये कहकर मतान तुरंत साइड में भागा। उसने एक कपड़ा उठाया और जमीन पोंछने लगा। मतान की मां को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि जाओ और बाजार से किमची खरीद कर लाओ। किमची का नाम सुनते ही मतान ने कपड़ा फेंक दिया। कोम्मी एक बार फिर इमोशनल हो गई। उसे लगा मतान उसके लिए स्टैंड ले रहा है। मतान उस पल बड़ा क्लासी लग रहा था, पर अगले ही पल मतान गुस्से में चिल्लाया, किमची की महक साफ करना बहुत मुश्किल होता है, यहां मत लाना। तभी मतान की मां थोड़ी शांत हुई, सोफे पर बैठी और कोम्मी से माफी मांगी। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया कि एक पेपर बैग पैसों वाला बाहर निकाले और कोम्मी को दे दे।
कॉम्मी ने मना करने के लिए हाथ तो हिलाया पर उसका शरीर खुद ब खुद उस बैग की तरफ खींचा चला जा रहा था। कॉम्मी ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि उसे अपनी इज्जत प्यारी थी। मतान पास आया और बोला, ये पैसे ले लो और अपना उधार चुका दो। उधार शब्द सुनते ही उसकी मां फिर भड़क गई। उन्हें लगा कॉम्मी कोई लालची लड़की है जो पैसों के लिए उनके बेटे के पीछे पड़ी है। उन्होंने फिर से सेक्रेटरी को किमची लाने भेज दिया। मां की धमकी के आगे मतान टूट गया और उसने सारा सच बता दिया। सच जानकर मतान की मां का गुस्सा ठंडा हुआ और वह कॉम्मी को प्यार से देखने लगी। फिर वह अपने बेटे पर बरस पड़ी और उसे डांटने लगी कि इतने थोड़े से पैसों के लिए तुमने इस बेचारी लड़की से इतनी मजदूरी करवाई। ऐसे तुम पावर ग्रुप के मालिक कैसे बनोगे? ये सुनते ही कॉम्मी के कान खड़े हो गए। मतान घबरा गया और मां से फुसफुसाते हुए बोला कि वो अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता। मां ने अपनी घबराहट में पसीना पोंछने के लिए रुमाल निकाला, पर बदकिस्मती से उस रुमाल पर पावर ग्रुप का लोगो छपा था। कॉम्मी ने उसे देख लिया। मां ने तुरंत रुमाल फेंक दिया और झूठ बोला कि उन्होंने इसे जमीन से उठाया है। मतान ने बात संभालने के लिए अपना रुमाल मां को दिया और कहा, मम्मी जमीन से गिरी चीजें मत उठाया करो। पर जैसे ही मतान का रुमाल दिखा, उस पर भी वही पावर ग्रुप का लोगो बना था। इन दोनों के लिए कॉम्मी को बेवकूफ बनाना अब टेढ़ी खीर होता जा रहा था। उसके बाद सब बाहर आ गए। मतान की मां ने अपनी आदत के मुताबिक कॉम्मी को अपनी गाड़ी में बैठने का न्योता दे दिया। कॉम्मी उस शानदार और आलीशान गाड़ी को देखकर दंग रह गई। मतान की मां ने जब उसका चेहरा देखा तो बात घुमाने के लिए झट से कह दिया, अरे ये तो एक पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी है जो मैंने खरीदी है। हमारे पास ऐसी 3 पुरानी गाड़ियां हैं। मतान बेब्सी से अपनी मां को देखता रह गया। वो बस यही दुआ कर रहा था कि उसकी मां अब अपना मुंह बंद रखे। मतान जल्दी से कॉम्मी को खींचकर दूसरी तरफ ले गया। जब गाड़ी चली गई तब जाकर दोनों ने चैन की सांस ली। मतान को लगा कि चलो उसकी पहचान छिप गई, पर तभी अचानक गाड़ी रुक गई। कॉम्मी मुड़ी और मतान से सीधे पूछ लिया, क्या तुम पावर ग्रुप के वारिस हो? दरअसल उस ड्राइवर ने गाड़ी में ही कॉम्मी को सब सच बता दिया था। मतान को लगा कि उसके घर वाले उसकी लुटिया डुबो कर ही मानेंगे। तभी नार को अपने जूते के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने पैर उठाकर देखा तो वहां एक मकड़ी थी। डर के मारे दोनों एक दूसरे से चिपक गए और लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। ठीक उसी वक्त वहां एक और लड़की आ पहुंची। उसने उन दोनों को उस हालत में देखा तो वो शर्मिंदा हो गई। सांगसेक घबरा गया। उसने अपने ऊपर गिरी लड़की को जोर से धक्का दिया पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हायोम मुड़ी और वहां से चली गई। सांगसेक का तो दिमाग ही फट गया क्योंकि हायोम वही लड़की थी जिसे वो पिछले 5 सालों से पसंद करता था। पता चला कि सांगसेक और नार एक ही ऑफिस में काम करते हैं और इत्तेफाक से पड़ोसी भी बन गए हैं, जिसकी वजह से ये गलतफहमी हो गई। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही सांगसेक ने नार को एक कोने में खींचा और उससे कहा कि वह कल वाली बात हायोम को साफ साफ बता दे। ये सुनकर नार को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उन दोनों के चक्कर में वो क्यों फंसे, पर सांगसेक हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा कि यह सब नार की वजह से हुआ है क्योंकि वो अचानक उसके ऊपर कूद गई थी। नार अपनी सफाई देना चाहती थी, तो उसने ये दिखाने के लिए कि उसे मकड़ियों से वाकई एलर्जी है, अपनी शर्ट थोड़ी ऊपर उठाई ताकि वो निशान दिखा सके। पर किस्मत देखिए, ठीक उसी पल हायोम ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसने माफी मांगी कि उसने उन दोनों के बीच खलल डाला और फिर वहां से चली गई। सांगसेक उसे समझाने के लिए पीछे भागना चाहता था पर वह जा चुकी थी। तभी सांगसेक के दिमाग में एक खुराफाती ख्याल आया। उसने सोचा कि नार अचानक उसके घर के बगल में रहने आई और अब उसके सामने कपड़े उठा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नार उसे पसंद करती है। सांगसेक की ये उनपटांग बातें सुनकर नार का खून खौल उठा। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। बाद में नार ने हायोम को ढूंढा और उसे समझाया कि उसका और सांगसेक का कोई चक्कर नहीं है। पर हायोम ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा कि उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नार को हैरानी हुई कि अगर हायोम को कोई गलतफहमी नहीं थी तो वह कल अचानक वहां से क्यों चली गई। हायोम ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मिलने बुलाया था। नार ने तपाक से पूछा कि अगर हायोम का पहले से बॉयफ्रेंड है तो फिर सांगसेक उसके लिए क्या है। हायोम मुस्कुराई और बोली कि सांगसेक बहुत अच्छा इंसान है। वो हमेशा उसे खाने या कॉफी पर ले जाता है, यहां तक कि उसके घर का कचरा भी बाहर फेंकता है और उसके कुत्ते की गंदगी तक साफ कर देता है। ये सुनकर नार को उस पर तरस आने लगा। उसे लगा कि अब सांगसेक को कुछ भी समझाना बेकार है। जब नार ऑफिस लौटी तो उसने सांगसेक को बताया कि हायोम को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये सुनकर सांगसेक के चेहरे पर चमक आ गई, पर नार ने साफ कह दिया कि हायोम के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सांगसेक को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि नार जानबूझकर हायोम की बुराई कर रही है क्योंकि नार खुद उसे पसंद करती है। नार ने अब सांगसेक से बहस करना छोड़ दिया। उधर सांगसेक ने हायोम का प्यार पाने के लिए आज रात कुछ बड़ा करने का फैसला किया। सांगसेक एक टेडी बियर की ड्रेस पहनकर हायोम के सामने पहुंचा और उसे फूलों का गुलदस्ता दिया। फिर सांगसेक अपने घुटनों पर बैठकर अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था कि तभी हायोम का बॉयफ्रेंड वहां आ गया। हायोम को शक हुआ कि इस टेडी बियर के अंदर सांगसेक ही है, पर सांगसेक ने मना कर दिया।
तभी अचानक उसकी जेब से अंगूठी का डिब्बा जमीन पर गिर गया। हायोंग के बॉयफ्रेंड ने उसे देखा और सांगसिक से पूछा कि क्या वो ये अंगूठी बेच रहा है। उसने सांगसिक की उंगलियों के इशारे को देखकर अंदाजा लगाया कि अंगूठी की कीमत शायद 80,000 है। जैसे ही उसने पैसे निकालने शुरू किए, सांगसिक वहां से दुम दबाकर भाग निकला। हायोंग ने वो अंगूठी उठाई तो उसने देखा कि उस पर सांगसिक के नाम के इनिशियल्स लिखे थे। हायोंग को सब समझ आ गया। अगले दिन हायोंग ने सांगसिक को अकेले में बुलाया। सांगसिक कुर्सी पर बैठा बुरी तरह घबरा रहा था। तभी हायोंग ने अपनी उंगली में वही अंगूठी दिखाई जो सांगसिक ने दी थी। हायोंग ने सांगसिक का हाथ पकड़ा और कहा कि हालांकि उसका एक लवर है, पर कोई बात नहीं, वो सांगसिक से भी प्यार कर सकती है। सांगसिक को थोड़ा अजीब लगा तो उसने हायोंग से पूछ लिया कि आखिर उसके कितने बॉयफ्रेंड हैं। हायोंग ने अपना हाथ उठाया जो अंगूठियों से भरा हुआ था। तभी वहां एक साथ 4 मर्द अंदर आए। हायोंग मुस्कुराई और बोली कि आज रात उन दोनों को साथ में डिनर पर चलना चाहिए। सांगसिक का दिल बुरी तरह टूट गया। दूसरी तरफ मतान इस बात से डरा हुआ था कि कोम्मी को उसकी रईसी का पता चल गया है, इसलिए वह उसे धमकाने की तैयारी कर रहा था। उसने सोचा कि वह कोम्मी से कहेगा कि कल उसने जो कुछ भी सुना उसे भूल जाए। पर तभी कोम्मी एक मच्छर मार रही थी और उसने गलती से टेबल पर इतना जोर का हाथ मारा कि टेबल ही चटक गई। मतान बुरी तरह डर गया और जो कड़वे शब्द उसने तैयार किए थे वे उसके मुंह में ही रह गए। मतान ने कोम्मी के जाने का इंतजार किया और फिर तुरंत किसी को फोन लगाने के लिए मोबाइल निकाला। पर तभी कोम्मी वापस अंदर घुस आई और उसे बीच में ही टोक दिया। उसने मतान से कहा कि अगर मैं कुछ ना भी बोलूं तो भी तुम अपनी पहचान छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी रईसी वाली चमक साफ झलकती है। कोम्मी ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा कि वह उसका सीक्रेट छुपा कर रखेगी, पर बदले में मतान को उसका सारा कर्जा माफ करना होगा। कोम्मी के इस भारी दबाव के आगे मतान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इसके बाद वे दोनों साथ में लंच करने चले गए। वहां कोम्मी ने गौर किया कि मतान अपने दही के डिब्बे का ढक्कन नहीं चाट रहा था। उसने बड़े सीरियस होकर मतान को टोका और कहा, तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम बड़े बाप की औलाद हो। फिर उसने मतान को ढक्कन चाटने का डेमो देना शुरू किया। मतान बेचारा कंफ्यूज हो गया, पर अपनी पहचान बचाने के चक्कर में वो पूरी कोशिश करने लगा। तभी डिप्टी हेड मिस्टर वाई वहां आए और मतान को ढक्कन चाटते देख नाक मुंह सिकोड़ने लगे। उन्हें लगा मतान इतना गरीब और बेचारा है कि उन्हें तरस आ गया और उन्होंने अपना दही भी मतान को दे दिया। मतान हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। ऑफिस के बाद कोम्मी अपनी सहेलियों के साथ मजे से ग्रिल्ड मीट खाने बैठी। उसे पता भी नहीं चला कि मतान ठीक उसके पीछे वाली सीट पर बैठा है। खाना खत्म करके जब कोम्मी सड़क पर चल रही थी तो उसे बार बार लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मतान को कसम खाकर कहा कि इस बार उसने शराब नहीं पी है, इसलिए वह उसका राज किसी को नहीं बताएगी। मतान ने चैन की सांस ली। वो मुड़ा और अपने सेक्रेटरी की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। पर मतान ने अभी सीट बेल्ट लगाई भी नहीं थी कि उसने देखा कोम्मी बीच सड़क पर खड़ी होकर हर आने जाने वाले से पूछ रही है, क्या आपको पता है पावर ग्रुप का वारिस कौन है? मतान को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा, क्या कोम्मी को इस दुनिया से गायब करने का कोई तरीका है? तभी अचानक कोम्मी कार के सामने कूद पड़ी, जिससे मतान और सेक्रेटरी की सिट्टी गुम हो गई। कोम्मी वाकई में भरोसे के लायक नहीं थी। अगले दिन जब मतान ऑफिस गया तो लिफ्ट में अचानक उसका सामना खुद प्रेसिडेंट गांव से हो गया। जब लिफ्ट रुकी तो डिप्टी हेड मिस्टर वाई ने प्रेसिडेंट को देखते ही झुककर सलाम किया, पर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि मतान और प्रेसिडेंट साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। डिप्टी हेड ने मतान को तुरंत ऑफिस में बुलाकर जमकर क्लास लगाई। उन्होंने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट के साथ सेल्फी लेने की? मतान ने देखा कि डिप्टी हेड का पुराना फोन टूटा हुआ है और उसमें से धुआं निकल रहा है, तो उसने तुरंत नया फोन दिलाने की बात कही। पर डिप्टी हेड का चेहरा दर्द से भर गया। उन्होंने सोचा, इस बेचारे की खुद की हालत इतनी खस्ता है, ये मुझे नया फोन दिलाने के पैसे कहां से लाएगा? अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए मतान फिर से कोम्मी के पास गया। कोम्मी ने मतान को समझाया कि अगर उसे किसी को शक नहीं होने देना है तो उसे एकदम नॉर्मल और सीधा साधा बनकर रहना होगा। तभी सांगसिक ने सुन लिया कि मतान सीधा साधा बनना चाहता है और वह भड़क गया। उसने मतान को सिखाया कि अगर नया एम्प्लॉय अपना टैलेंट नहीं दिखाएगा तो ऑफिस में उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। मतान सोच में पड़ गया कि किसकी सुने। तभी डिप्टी हेड ने आकर काम के बारे में पूछा। कोम्मी ने इशारा किया कि झुककर बात करो, तो मतान तुरंत झुक गया। पर तभी सांगसिक ने इशारा किया कि अपना टोरा दिखाओ। मतान इन दोनों के बीच ऐसा फंस गया कि डिप्टी हेड का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मतान का सिर चकराने लगा। वो बस एक काम इंसान की तरह रहना चाहता था, पर यह तो बहुत ही मुश्किल काम था। असल में मतान अपने बाप का बिजनेस इतनी आसानी से नहीं संभालना चाहता था। उसने अपने पिता से साफ कह दिया था कि उसने आज तक अपनी मेहनत से एक ढेला भी नहीं कमाया है, इसलिए वह इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनने के लायक नहीं है। तभी उसके पिता ने उसे एक बिल थमाया और कहा कि वह अनजाने में ही 10 मिलियन कमा चुका है। पर मतान को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी।
इसलिए वह दुश्मन कंपनी में भर्ती हो गया। वो अपने दम पर कामयाब होना चाहता था, पर अब उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत अपनी पहचान छिपाना था। मतान परेशान होकर डिप्टी हेड की कॉफी मशीन के पास पहुंचा। उसके कलीग ने बताया कि यहां कॉफी खरीद कर पीनी पड़ती है। मतान ने आज तक कभी ऐसी पैकेट वाली सस्ती कॉफी नहीं पी थी। उसे डर था कि कहीं इसका स्वाद बहुत बेकार ना हो, पर जैसे ही उसने पहली चुस्की ली, वो इसके शानदार और कड़क स्वाद का दीवाना हो गया। मतान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आम लोग भी इतने जबरदस्त स्वाद का मजा ले सकते हैं। उधर ऑफिस में उसके कलीग्स पावर ग्रुप के एक आई स्पीकर के साथ जद्दोजहद कर रहे थे। एक मेल कलीग तो उसकी बुराई करने लगा। उसे लगा कि ऐसी फालतू चीज पर पैसे बर्बाद करना बेवकूफी है। मतान से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ा कि यह पावर ग्रुप का सबसे एम्बिशियस प्रोडक्ट है। फिर वह बिना रुके उसकी खूबियां गिनाने लगा। उसके साथी हैरान रह गए कि मतान को इसके बारे में इतना कुछ कैसे पता। तभी एक फीमेल कलीग ने कहा कि यह स्पीकर पावर ग्रुप के प्रेसिडेंट बैग की आवाज भी पहचान सकता है। मतान हंसने लगा और उसने मना किया कि इस प्रोडक्ट में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। पर तभी उस आई स्पीकर ने मतान की आवाज सुनते ही उसे चेयरमैन के रूप में पहचान लिया, जिससे मतान की हालत खराब हो गई। एक कलीग स्पीकर टेस्ट कर रहा था कि अचानक वह अटक गया। स्पीकर में तेज म्यूजिक बजने लगा जो बंद ही नहीं हो रहा था। मतान ने जब उसे ठीक करने के लिए कुछ बोला तो स्पीकर तुरंत बोल पड़ा, हेलो चेयरमैन। मतान घबरा गया और स्पीकर को बंद करने के लिए उसकी तरफ झपटा, पर वह बदतमीज स्पीकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मतान ही पावर ग्रुप का असली वारिस है। गनीमत रही कि कोम्मी ने फुर्ती दिखाई और दौड़कर स्पीकर पर एक जोरदार मुक्का जड़ा, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। आसपास खड़े लोग हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। मतान बहुत इमोशनल हो गया। वह कोम्मी के पास गया और बोला कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहां उसका गुजारा कैसे होगा, पर अब उसे अपनी खुशी मिल गई है। कोम्मी को लगा कि मतान शायद उसके बारे में बात कर रहा है, पर असल में मतान उस सस्ती कॉफी के कैन की बात कर रहा था जिसे वह पी रहा था। ऑफिस के बाद डिप्टी हेड मिस्टर वाई मतान को पब्लिक बात ले गए। मिस्टर वाई पानी में डुबकी लगाते हुए बोले, देखो भाई, पब्लिक बात में कोई भी अंडरवियर पहनकर नहीं आता। अगर यहां के मालिक ने देख लिया तो वो तुम्हें बाहर निकाल देगा। मतान बेचारा सोच में पड़ गया। क्या एक काम इंसान बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा? तभी डिप्टी हेड ने अचानक खड़े होकर पूछा कि क्या मतान कभी पहले सोना नहीं आया। मतान को डर था कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, इसलिए उसने चुपचाप उनकी बात मान ली। पर तभी डिप्टी हेड ने जिद पकड़ ली कि वो मतान की पीठ रगड़ेंगे। मतान को ऐसा लगा जैसे उसे मौत की सजा सुनाई जा रही हो। डिप्टी हेड ने जब जोर से रगड़ना शुरू किया तो पहले तो मतान को लगा कि उसकी खाल निकल जाएगी, पर कुछ ही सेकंड बाद मतान के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे वह एहसास बड़ा अच्छा लगने लगा। पीठ में थोड़ा दर्द भी था और बहुत सुकून भी। मतान अब धीरे धीरे आम आदमी की जिंदगी के मजे ले रहा था। मतान के शरीर से सफेद मैल झड़ने लगा और उसका ढेर लग गया। मतान को ऐसा सुकून मिला जिसकी तुलना महंगे नमक वाले स्क्रब से भी नहीं की जा सकती थी। मतान की तो जैसे आंखें ही खुल गई। तभी डिप्टी हेड मिस्टर वाई की चिल्लाहट ने मतान को ख्यालों से बाहर निकाला। मिस्टर वाई बोले, अब तुम्हारी बारी है। मतान के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने चुपचाप मुड़कर मिस्टर वाई की पीठ रगड़ना शुरू किया, पर मतान बार बार अनाड़ीपन दिखा रहा था, जिससे मिस्टर वाई चिढ़ गए। वाकई दूसरे की पीठ रगड़ने के लिए भी तजुर्बा चाहिए होता है। इसके बाद वे दोनों साथ में खाना खाने गए, पर जैसे ही मतान ने अपने सामने उस अजीब सी महक वाला सोयाबीन सूप देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। डिप्टी हेड को यह बड़ा अजीब लगा। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी मम्मी ने कभी तुम्हारे लिए सोयाबीन सूप नहीं बनाया? मतान ने कहा कि उसने अपनी मां के हाथ का बना खाना कभी नहीं खाया। यह सुनकर डिप्टी हेड को उस पर और भी ज्यादा तरस आया। उन्हें लगा कि बेचारा मतान कितना अभागा है। मां के हाथ का खाना नसीब होने से पहले ही वो अनाथ हो गया। उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। मतान मन ही मन सोचने लगा, अरे भाई, मेरे घर पर तो प्राइवेट शेफ रसोइया खाना बनाता था, तो मम्मी भला क्यों खाना बनाती? इससे पहले कि मतान कुछ और सोच पाता, डिप्टी हेड ने बड़े प्यार से सूप और चावल मिक्स किए और अपने हाथ से मतान को खिलाया। मतान का चेहरा ऐसा बना जैसे वह कोई जहर पी रहा हो, पर अचानक जुबान पर एक अनोखा स्वाद छा गया। मतान को यकीन नहीं हुआ कि यह इतना टेस्टी हो सकता है। उसने चटकारे लेकर सब खत्म कर दिया। जब वे काम की बातें कर रहे थे, तभी कोम्मी ने मतान को स्टोन पेपर सीजर के खेल के लिए चैलेंज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि मतान हार गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह पावर ग्रुप का इकलौता वारिस था, अमीर भी और स्मार्ट भी, पर इस मामूली खेल में हार गया। उसे लगा यह बस उसकी खराब किस्मत थी, वरना उसे खेलना तो आता ही था। तभी एक मेल कलीग सबको एक और गेम खेलने के लिए बुलाने आया, जिसमें हारने वाले की कुटाई होनी थी। सांसिक ने मतान की चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई लगातार गेम हारकर सब कुछ लुटा देगा। तभी उस कमबख्त आई स्पीकर ने भी मतान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मतान के कलीग्स उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे चुपचाप सहना पड़ा, पर उसे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि एक स्पीकर की इतनी हिम्मत की वह उसे ताना मारे। मतान ने अब ठान लिया था कि वह इसका बदला जरूर लेगा।
उसने शीशे में अपनी पीठ के जख्म देखे और उसे अपने कलीग्स की बातें याद आने लगी। मतान कभी गुद्दा दौड़त के मैदान का राजा हुआ करता था और नावों की रेस में भी उसे कोई नहीं हरा पाता था, पर यहां तो पासा ही पलट गया। मतान इन मामूली खेलों में हार गया था। उसने तुरंत फोन निकाला और कोम्मी को कॉल करके पूछा कि क्या वो अपना सारा कर्जा उतारना चाहती है। उसने कोम्मी को अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया, पर जैसे ही उसने फोन काटा दरवाजे की घंटी बजी। कोम्मी एक कोच की ड्रेस पहनकर उसके घर के सामने खड़ी थी। मतान हक्का बक्का रह गया जब कोम्मी ने चिल्लाकर उससे पूछा, क्या तुम खेलों का राजा बनना चाहते हो? मतान ने भी जोश में जवाब दिया, हाँ, मैं बनना चाहता हूं। फिर कोम्मी ने ट्रेनिंग वाली ड्रेस उसकी तरफ फेंकी और शुरू हुई मतान की कड़ी ट्रेनिंग। फुर्तीली आंखें, तेज हाथ, सीढ़ियां चढ़ना और घंटों तक रॉक पेपर सीजर्स की प्रैक्टिस। मतान ने अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी मेहनत नहीं की थी। प्रैक्टिस करते करते उसका चेहरा लाल हो गया, पर वो पूरी रात लगा रहा। जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो कोम्मी ने देखा कि मतान नींद में झूम रहा है। उसने आखिरी बार मतान के साथ गेम खेला और इस बार मतान जीत गया। दोनों ने खुशी के मारे हाथ मिलाया और कसम खाई कि अब वही चैंपियन बनेंगे। ऑफिस की लिफ्ट में कलीग्स इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आज डिप्टी हेड मिस्टर वाई के साथ कौन नहाने जाएगा। तभी मतान ने मौका ताड़ लिया। उसने अपनी फुर्ती दिखाने और हारने वाले को चुनने के लिए गेम का प्रपोजल रखा। मतान नीचे झुका और मन ही मन सोचा कि वह जीत गया है। पर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मतान बाथरूम में बड़े दर्द भरे चेहरे के साथ मिस्टर वाई की पीठ रगड़ रहा है। दरअसल ऑफिस का नियम यह था कि नए बंदे को गेम के जरिए अपनी मर्जी चलाने का कोई हक नहीं है। उधर काम के दौरान नार के पेट में भयंकर गुड़गुड़ होने लगी। उसे वॉशरूम जाना था, पर कलीग्स उसे घेरे हुए एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे। तभी अचानक सबके चेहरे बिगड़ गए क्योंकि हवा में किसी के छोड़े हुए बम की बदबू फैल गई। नार शर्म के मारे पानी पानी हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी शक्ल कहां छुपाए। पर तभी सांगसिक मुस्कुराया और उसने वह इल्जाम अपने सिर ले लिया ताकि नार की इज्जत बच जाए। कलीग्स सांगसिक को भला बुरा कहने लगे पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सांगसिक ने चुपके से टॉयलेट पेपर का रोल नार के हाथ में थमा दिया। नार ने कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए सांगसिक को देखा और उसे लगा कि ये चिड़चिड़ा इंसान कभी कभी बड़ा प्यारा भी लगता है। उस रात जब वह घर पहुंची तो उसके दिमाग में सांगसिक के ही ख्याल चल रहे थे। यहां तक कि टीवी पर चलने वाला नाटक भी उसे अपनी और सांगसिक की कहानी जैसा लगने लगा। जैसे ही टीवी पर कोई रोमांटिक सीन आने वाला था, अचानक घंटी बजी। नार ने दरवाजा खोला तो सामने सांगसिक खड़ा था। पता चला कि उसने सुपरमार्केट से कुछ पोर्क बेली खरीदी थी, तो वह एक बॉक्स नार को देने चला आया। लगता है अब इन दोनों के बीच भी कुछ खिचड़ी पक रही है। सांगसिक की इस हरकत ने नार को सोच में डाल दिया। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और अपनी सहेलियों को मैसेज करके पूछा कि कैसे पता करें कि कोई लड़का आपको पसंद करता है या नहीं। उसकी सहेलियों ने फौरन जवाब दिया कि जब भी तुम उसकी तरफ देखोगी तो वो पहले से ही तुम्हें निहार रहा होगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। ऑफिस में सांगसिक चोरी छिपे नार को ही देख रहा था। नार घबरा गई और फाइल से अपना चेहरा छिपा लिया, पर उसे फिर भी सांगसिक की नजरों का एहसास हो रहा था। वो इतनी हड़बड़ा गई कि उसके हाथ से पेन छूट गया और वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकी। उसने खुद को समझाया कि यह सब बस एक इत्तेफाक है। तभी सांगसिक ने नार से कहा, यह वाकई बहुत खूबसूरत है। नार ने शर्माते हुए आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, पर अगले ही पल सांगसिक ने उसके हाथ में मौजूद मार्स लैंप, एक छोटे शोपीस की तरफ इशारा किया। वो तो उस लैंप की तारीफ कर रहा था, पर नार के दिमाग में अपनी सहेली की बात घूम रही थी कि तारीफ करने के बाद वो बात बदलने की कोशिश करेगा। नार का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो उसे सीधे मना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने वो मार्स लैंप उसे ही दे दिया। सांगसिक ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत बहुत शुक्रिया कहा। नार को लगा कि यह हाथ पकड़ने का बहाना है और वह उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसने तय किया कि वह सब साफ साफ कह देगी। उसने कहा, मुझे पसंद करने के लिए शुक्रिया, पर अगर तुम दोबारा चोट नहीं खाना चाहते तो हमें यही रुक जाना चाहिए। सांगसिक को लगा कि नार को लैंप देने का पछतावा हो रहा है और वह लैंप वापस मांग रही है। इस गलतफहमी ने नार को बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया। वो गुस्से में अपनी सहेलियों के पास पहुंची और बताया कि सांगसिक की फालतू बातों ने उसे कितना परेशान कर दिया है। कोम्मी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, प्यार एक कार एक्सीडेंट की तरह है जो कभी भी हो सकता है। उसने समझाया कि जब प्यार होता है तो लोग अक्सर डिनायल फेज यानी इंकार वाली स्थिति में चले जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को मानने से कतराते हैं। कोम्मी को यकीन था कि नार के साथ भी यही हो रहा है। उसने बताया कि इसे कंफर्म करने का पहला तरीका यह है कि आप अनजाने में उसी इंसान जैसी हरकतें करने लगते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। नार को तुरंत याद आया कि आजकल वो सांगसिक जैसे ही कपड़े पहन रही है। वे दोनों बिल्कुल एक कपल जोड़े की तरह दिख रहे थे। यहां तक कि उनके पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने और गर्दन सहलाने का तरीका भी एक जैसा था। फिर कोम्मी ने दूसरे सिद्धांत, धमनी आर्टरी, के बारे में बताया कि कैसे लोग अनजाने में अपने शरीर के नाजुक हिस्से उस व्यक्ति के सामने लाते हैं जिसे वे पसंद करते हैं, ताकि ये दिखा सके कि वे उस पर भरोसा करते हैं।
नार के दिमाग में पुरानी सारी बातें किसी फिल्म की तरह घूमने लगी और सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कोम्मी बता रही थी। तभी कोम्मी आखिरी बात बताती है जो है नेवल प्रिंसिपल, यानी बात करते वक्त आपका शरीर अनजाने में उसी इंसान की तरफ मुड़ जाएगा जिसे आप पसंद करते हो। अब नार को पक्का यकीन हो गया कि वह सांसिक से प्यार करती है। उसे याद आया कि उस दिन जब वह नशे में थी और उसकी सैंडल की हील टूट गई थी तो सांसिक ने जिद करके उसे पीठ पर बिठाया था। पर जैसे ही उसने हायों की आवाज सुनी, उसने नार को धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। नार को बहुत गुस्सा आया। चोट की वजह से उसके हाथ हिल भी नहीं रहे थे। जब उसने डॉक्टर को यह कहते सुना कि बहुत देर हो चुकी है तो नार का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि वह मरने वाली है, पर डॉक्टर का मतलब था कि वे आने में बहुत देर कर चुके हैं और उनकी शिफ्ट खत्म होने वाली है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त नार सांसिक पर बुरी तरह बरसी। उसने कहा कि जब से वो उसके पड़ोस में आई है उसकी फूटी किस्मत और खराब हो गई है। सांसिक ने तुरंत माफी मांगी और बड़े प्यार से एक जोड़ी चप्पलें निकाली। सांसिक की यह फिक्र देख नार का गुस्सा ठंडा होने लगा। पर उसकी किस्मत तो देखिए, जो चप्पलें वो लाया था वो एक्यूप्रेशर वाली चुभने वाली मसाज चप्पलें थी। खैर, नार ने सांसिक के महंगे जूते पहने और दोनों साथ में घर लौटे। सांसिक ने बड़े प्यार से चाबी ली और उसके घर का दरवाजा खोलने में मदद की। उसे फिक्र थी कि चोट लगने की वजह से नार अकेले अपना ख्याल कैसे रखेगी। नार अचानक घबरा गई। उसे लगा कि वह अभी चोटिल है और अपना बचाव नहीं कर पाएगी। अगर इस आदमी ने उसके साथ कोई बदतमीजी की तो वो क्या करेगी। वह अभी सोच ही रही थी कि तभी सांसिक की बुलाई हुई नैनी वहां पहुंच गया। एक खूबसूरत लड़की होने के नाते नार को लगा कि शायद सांसिक ने किसी लेडी को बुलाया होगा, पर वहां अजीज को देखकर वो भड़क गई। सांसिक ने उसे तसल्ली दी कि अजीज पहले एक हॉस्पिटल में नर्स का काम कर चुका है, इसलिए वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। अगले दिन जब अजीज ने ग्रिल्ड मीट बनाया तो उसकी खुशबू सूंघते ही नार के मुंह में पानी आ गया। अजीज ने बड़े प्यार से उसे मीट खिलाया जो वाकई बहुत लाजवाब था। पर अचानक नार को लगा कि अजीज जिस लहजे में उससे बात कर रहा है वो तो ऐसा है जैसे किसी पालतू जानवर से बात की जा रही हो। नार ने तुरंत पूछा कि अजीज किस हॉस्पिटल में काम करता था, और जैसा कि उसे शक था, अजीज जानवरों के अस्पताल में काम करता था। नार गुस्से से आग बबूला हो गई और अजीज को डांटने लगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे कुत्ता समझने की। ऑफिस के बाद सांसिक हाथ में फ्राइड चिकन लेकर नार से मिलने पहुंचा, पर जब उसने नार को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। सांसिक ने बड़े प्यार से नार को चिकन खिलाया और फिर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, पर नार ने हाथ से गिलास पकड़ने के बजाय सीधे अपनी जुबान से पानी चाटना शुरू कर दिया। अजीज की ट्रेनिंग का असर था। नार की यह हरकत देखकर सांसिक अपनी हंसी नहीं रोक पाया। नार ने बड़े अजीब तरीके से उसे देखा और पूछा, हंस क्यों रहे हो? अगले दिन अजीज ढेर सारे बैग लेकर आया जिनमें पालतू जानवरों का सामान भरा था। तभी उसे याद आया कि वो सुपरमार्केट में कुछ भूल गया है और वो आनन फानन में बाहर भाग गया। नार उन चीजों के ढेर को देखने लगी। फिर उसने अनजाने में एक खिलौने को मुंह से चबाना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक बैंक कार्ड पर पड़ी जिस पर सांसिक का नाम लिखा था। उसे समझ आया कि अजीज जो पिछले कुछ दिनों से उसकी इतनी खातिरदारी कर रहा था और उसके लिए बढ़िया चीजें ला रहा था, वो सब सांसिक के पैसों से आ रही थी। सच जानकर नार सोच में पड़ गई। उधर ऑफिस खत्म होते ही सांसिक घर भागना चाहता था, पर उसके कलीग्स उसे जबरदस्ती पीने के लिए ले गए। सांसिक जैसे तैसे वहां से पीछा छुड़ाकर घर पहुंचा तो देखा कि टेबल पर उसका बैंक कार्ड रखा है। साफ था कि नार को सब पता चल चुका है। नार ने गुस्से में सांसिक से कहा, तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करोगे और मैं खुश हो जाऊंगी? सांसिक सफाई देना चाहता था, पर तभी नार को उसके मुंह से शराब की बदबू आई। नार को लगा कि एक तरफ तो सांसिक की वजह से उसका हाथ टूटा है और दूसरी तरफ ये आदमी बाहर मजे से खा पी रहा है। ये सोचकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो खड़ी हुई और सांसिक को बाहर निकालने लगी, पर सांसिक नशे में धुत था। सांसिक ने नार से शांत होने की मिन्नतें की। उसने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी उठाएगा, पर हर बार जब वो हायों को देखता है तो खुद पर काबू नहीं रख पाता। ये सुनकर नार फिर से ख्यालों की दुनिया में खो गई। उसे लगा सांसिक उसे पसंद करता है। वो घबरा गई और सांसिक को भगाने लगी। तभी सांसिक को याद आया कि नार को तो अभी दवाई देनी बाकी है। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वह उसे दवाई खिलाकर ही मानेगा। सांसिक का ये रूप देखकर नार का दिल पसीजने लगा। दवाई खिलाने के बाद सांसिक ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत ही संजीदगी से उससे माफी मांगी। वो वाकई बहुत परेशान था। सांसिक दिन भर बस नार के ही बारे में सोच रहा था। उसके कलीग्स भी उससे बार बार पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ है, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अपने सामने खड़े सांसिक को देखकर नार अचानक इमोशनल हो गई। वह चाहती थी कि वे दोनों अब सब कुछ साफ साफ कह दें। इससे पहले कि सांसिक कुछ समझ पाता, नार ने आगे बढ़कर सीधे उसके होठों पर किस कर लिया। सांसिक फटी आंखों से नार को देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। नार ने एक लंबी आह भरी और कहा कि सांसिक वाकई एकदम बुद्धू है। उधर मतान अब काफी सीरियस हो गया था क्योंकि उसे शक था कि उसके आसपास कोई स्पाई मंडरा रहा है।
आज सुबह उसके रईस पिता ने उसे वो सब बातें बता दी जो उसने ऑफिस में की थी। इसका मतलब साफ था कि कोई मतान की हर हरकत की रिपोर्ट उसके बाप को दे रहा है। मतान ने बहुत दिमाग लगाया पर उसे समझ नहीं आया कि वो कौन हो सकता है। डिप्टी हेड मिस्टर वाई मतान के साथ जरूरत से ज्यादा अच्छे थे। हो सकता है वो ये सब दिखावा कर रहे हों ताकि किसी को उन पर शक ना हो। रही बात सांगसिक की, तो मतान को लगा कि ऐसा बेवकूफ जासूस नहीं हो सकता, पर यह भी तो मुमकिन है कि वह नाटक कर रहा हो। मैनेजर मां ने शेयर मार्केट में अपने सारे पैसे डुबो दिए थे, तो पैसे की लालच में वो ये काम कर सकते हैं। मैनेजर सुम हमेशा एकदम शांत और ठंडी रहती है, शायद ये उनकी चाल हो। मतान ने मीटिंग रूम में चारों तरफ देखा, उसे हर कोई संदिग्ध लग रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद मतान अपने सेक्रेटरी को जांच करने के लिए कहने ही वाला था कि तभी उसने कोम्मी को फोन पर बात करते सुन लिया। मतान को फिर से उस पर शक होने लगा। तभी कोम्मी को एहसास हुआ कि मतान उसकी बातें सुन रहा है। मतान ने तुरंत नाटक किया कि वह अभी अभी वहां पहुंचा है, पर कोम्मी काफी घबराई हुई लग रही थी। वह आनन फानन में दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मतान को पुरानी सारी बातें याद आने लगी। कोम्मी की एक्टिंग कितनी अजीब थी और उनका मिलना कितना इत्तेफाक जैसा था। इसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश थी कि वही जासूस हो। मतान ने फोन घुमाया और सेक्रेटरी से कहा कि 3 मिनट के अंदर कोम्मी की पूरी कुंडली उसके पास होनी चाहिए। मतान कार में बैठा और कोम्मी का बायोडाटा खोला। इसमें उसके पुराने दिनों की फोटो थी जब वह वजन कम कर रही थी। कोम्मी को जूडो, ताइक्वांडो और कई तरह की मार्शल आर्ट्स आती थी और उसे आइकिडो भी आता था। उसके वर्क एक्सपीरियंस वाले कॉलम में जो कुछ भी लिखा था वो सब पावर कंपनी में उसकी इंटर्नशिप से जुड़ा था। अब तो मतान को पक्का यकीन हो गया कि कोम्मी का उसके पिता से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सेक्रेटरी ने दबे पाव मतान को याद दिलाया कि सर, हर वो चीज जिस पर पावर लिखा हो वो आपकी फैमिली की नहीं होती। मतान ने सेक्रेटरी को घूर कर चुप करा दिया। उसे सबसे बड़ी बात यह लगी कि कोम्मी हर महीने अपनी दादी को पैसे भेजती है। जिसे पैसों की इतनी जरूरत हो वह लालच में जासूसी तो कर ही सकता है। अब तो सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। मतान ने अंदाजा लगाया कि कोम्मी आज रात ठीक 8 बजे उसके पिता से कांटेक्ट करेगी। सेक्रेटरी और मतान चुपके चुपके कोम्मी का पीछा करने लगे। उन्हें लगा कि वह बहुत ही शातिर तरीके से पीछा कर रहे हैं, पर कोम्मी ने उन्हें देख लिया। आखिर में मतान को कार से उतरकर खुद उसके पीछे भागना पड़ा। पीछा करते करते वह एक संकरी गली में पहुंच गया। वहां अचानक 4 खतरनाक गुंडे सामने आ गए। मतान ने सीटी बजाई और ऐसे नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश करने लगा, पर गुंडों ने उसे रोक लिया। गुंडों ने उसके कपड़ों की तारीफ की और कहा कि बड़े क्लासिक लग रहे हैं। फिर उन्होंने मतान को घेर लिया और उसके सारे महंगे कपड़े उतरवा लिए। मतान ने अपनी असली पहचान बताई कि वह पावर ग्रुप के चेयरमैन का बेटा है, पर जाहिर है गुंडों को उसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। मतान बदहवास हालत में सड़क पर चलने लगा। आखिरकार उसे कोम्मी मिल ही गई। उसने जैसे ही उसे आवाज दी, अचानक उसकी पैंट नीचे गिर गई। कोम्मी को लगा कि कोई छिछोरा है, तो उसने उसे दे दनादन धो दिया। जब कोम्मी ने नीचे झुककर देखा तो वह मतान था। उसने फौरन बैठकर उसके चेहरे को थपथपाया और पूछा कि वो यहां इस हाल में क्या कर रहा है। फिर उसने मतान को पहनने के लिए एक हरा ट्रैक सूट दिया। कोम्मी ने मतान को चेतावनी दी कि यहां आसपास बहुत अजीब अजीब लोग घूमते हैं, संभल कर रहा करो। अभी मतान कुछ बोल पाता, उससे पहले ही कोम्मी उसे वहां से ले जाने लगी। तभी वही गुंडे फिर से सामने आ गए। मतान ने तुरंत उनकी तरफ इशारा किया और कोम्मी को बताया कि इन्हीं लोगों ने उसके कपड़े लूटे हैं। उन गुंडों को कोम्मी की फाइटिंग पावर का जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि मतान तो बहुत आसानी से डर गया, तो वे कोम्मी के हाथ से भी सामान छीनने की कोशिश करने लगे। छीना झपटी के दौरान कोम्मी के बैग से एक मच्छर मारने वाला रैकेट बाहर निकल आया। कोम्मी ने गुस्से में कहा कि अगर उसके नए रैकेट को कुछ हुआ तो वह उन्हें छोड़ेगी नहीं। मतान डर के मारे कोम्मी के पीछे छिप गया, पर फिर भी उसे चैन नहीं मिला, तो वह एक बिजली के खंभे से चिपक गया। कोम्मी आगे बढ़ी और उसने अकेले ही उन गुंडों की शामत ला दी। मतान कोम्मी को इस तरह एक्शन में देख दंग रह गया और उसके स्वैग का दीवाना हो गया। वह भागकर कोम्मी के पास पहुंचा, पर तभी अचानक वहां 2 मोटरसाइकिलें और आ गई। वे उन गुंडों के साथी थे। कोम्मी ने मतान का हाथ पकड़कर उसे वहां से भागने को कहा। अगले दिन मतान पहली बार सांगसिक के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया। गाड़ी सांगसिक चला रहा था। उसने मतान से कहा कि रास्ता लंबा है तो वह थोड़ी देर आराम कर ले, पर जैसे ही मतान पीछे लेट गया, सांगसिक चिढ़ गया। सांगसिक ने मतान को लेक्चर झाड़ा कि भले ही मैं तुम्हारा सीनियर हूं और तुम पर रोब नहीं झाड़ना चाहता, पर कायदे से जब सीनियर गाड़ी चला रहा हो तो बगल वाली सीट पर बैठे बंदे की जिम्मेदारी है कि वह मुझसे बातें करे। मतान को लगा कि शायद उसने बदतमीजी कर दी है, तो वो उठकर पीछे वाली सीट पर बीच में जाकर बैठ गया। ये देखकर सांगसिक और भी भड़क गया। उसे लगा जैसे वह किसी बड़े सेठ का ड्राइवर बनकर उसे ट्रिप पर ले जा रहा है। सांगसिक ने नाटक किया पर मतान ने भाव नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मतान फिर से बगल वाली सीट पर आ गया। उसने देखा कि सांगसिक को नींद आ रही है और वह उबासी ले रहा है, तो मतान ने पूछा कि क्या वो किसी ड्राइवर को बुला ले। सांगसिक हंसने लगा और बोला, भाई
हमारी कंपनी से जो खर्चा अलाउंस मिलता है उसमें कोई ड्राइवर नहीं आने वाला। पर मतान ने कहा कि वह जिस ड्राइवर को बुलाएगा वो फ्री में आएगा। सांगसिक मान गया। मतान ने अपने सेक्रेटरी को फोन किया, पर सेक्रेटरी ने बताया कि उसके पापा चेयरमैन का ऑर्डर है कि जब तक मतान वापस पावर ग्रुप ज्वाइन नहीं करता उसे घर से कोई मदद नहीं मिलेगी। मतान थोड़ा घबरा गया। सांग को लगा कि मतान बस लंबी लंबी फेंक रहा है। उसने सोचा आजकल के लड़कों को शो ऑफ करने की आदत होती है। खैर, वे दोनों मीटिंग के लिए पार्टनर कंपनी पहुंचे। वहां अचानक एक विदेशी वीआईपी गेस्ट आया। मतान को देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, अरे तुम तो वही राजकुमार हो। उसने ये भी कहा कि उसने मतान को टीवी पर देखा है। मतान की सिट्टिपिट्टी गुम हो गई और वो घबरा गया कि उसकी पोल खुलने वाली है। मतान ने तुरंत उस विदेशी मेहमान को जर्मन भाषा में हेलो किया। मतान ने धीरे से उसे समझाया कि वह यहाँ गाउस ग्रुप के एक मामूली कर्मचारी के तौर पर आया है, ना कि पावर ग्रुप के वारिस के रूप में। इसलिए वह चाहता है कि वह मेहमान उसकी असली पहचान किसी को ना बताए। वीआईपी गेस्ट को लगा कि मतान शायद कोई जासूस बॉस वाला शो शूट कर रहा है। फिर भी वह मतान का राज रखने के लिए मान गया। मतान ने चैन की सांस ली और सांगसिक से झूठ बोल दिया कि वह इस मेहमान से विदेश यात्रा के दौरान मिला था। पर तभी उस वीआईपी गेस्ट ने मजाक में कह दिया कि वह मतान को बिल्कुल नहीं जानता। सांगसिक इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने मतान का सिर पकड़कर जबरदस्ती नीचे झुका दिया और मेहमान से माफी मांगने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मतान ने क्लाइंट के सामने इतना बड़ा झूठ बोला। उस रात सांगिक मतान को एक सस्ते होटल में ले गया। मतान ने आज तक इतना छोटा कमरा नहीं देखा था। वो अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और मैनेजर से पूछ बैठा कि जिम कौन सी मंजिल पर है। मैनेजर को लगा मतान उसका मजाक उड़ा रहा है। होटल के पैसे देने के लिए मतान ने अपना बैंक कार्ड निकाला। मैनेजर का तो दिमाग ही घूम गया। इतने थोड़े से रुपयों के लिए मतान कार्ड स्वाइप करना चाहता था। जब कार्ड मशीन में डाला गया तो पता चला कि कार्ड लॉक्ड है। इसका मतलब था कि उसके घर वालों ने वाकई उसकी पाई बंद कर दी है। सांगिक को अब मतान और भी अजीब लगने लगा। उसने मतान से कहा कि अगर कोई जरूरत हो तो उसे बता दे। बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद वे दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गए। मतान की नजर लगातार कोम्मी पर थी। वो कसम खा चुका था कि इस बार कोमी को शराब हाथ नहीं लगाने देगा। कोम्मी मुस्कुराई और बोली कि चिंता मत करो, मैं आज बस पानी पीऊंगी, शराब की एक बूंद भी नहीं छूंगी। पर जैसे ही पार्टी रंग में आई, मतान ने देखा कि कोम्मी के हाव भाव बदल रहे हैं। साफ था कि उसने चुपके से पी ली है। नशे में धुत कोम्मी ने अचानक दरवाजा पकड़ा और फिर गाना रोककर माइक्रोफोन हाथ में ले लिया। मतान घबरा गया और उसे रोकना चाहता था, पर उसके बगल में बैठे दोस्तों ने उसे ऐसे जकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। नशे में टल्ली कोम्मी ने चिल्लाकर सबसे कहा कि आज मुझे एक राज खोलना है। उसने पहले तो फालतू सी बात कही कि उसने यहां आने से पहले चिकन नूडल्स खाए थे। मतान ने सोचा चलो बच गए, पर तभी कोम्मी ने आगे कहा और मतान ने आज तक कभी चिकन गजर्स नहीं खाया। मतान बुरी तरह घबरा गया। उसने शोर मचाने के लिए रिमोट उठाया और म्यूजिक की आवाज फुल कर दी ताकि कोम्मी की बात किसी को सुनाई ना दे। पर मतान कोम्मी को रोक नहीं पाया और उसने सबके सामने चिल्लाकर कह दिया मतान ही पावर ग्रुप का असली वारिस है। मतान को लगा कि अब सब खत्म हो गया। ऑफिस के सारे कलीग्स मुड़कर उसे देखने लगे। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। डिप्टी हेड मिस्टर वाई भी अपनी सीट से उछल पड़े और मतान से पूछने लगे कि सच बताओ मतान, तुम कौन हो। तभी सांगसिक ने मतान की पोल खोलते हुए उसकी बिजनेस ट्रिप की कुछ मजेदार कहानियां सुना दी। उसने बताया कि कैसे मतान कह रहा था कि उसके पास पर्सनल ड्राइवर है और वो वीआईपी क्लाइंट्स को जानता है। सांगसिक की बातें सुनकर सारे कलीग्स ठहाके मारकर हंसने लगे। मतान को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। उसे लगा था कि उसका राज खुल गया है, पर इन लोगों ने तो उसकी बातों को मजाक समझ लिया। तभी मतान की नजर कोम्मी पर पड़ी। अब उसे सब समझ आ गया। उसके साथ रहने पर मतान का दिल इसलिए तेज नहीं धड़कता था कि उसे प्यार था, बल्कि इसलिए धड़कता था क्योंकि कोम्मी उस पर दबाव बनाकर रखती थी। मतान हमेशा उससे चौकन्ना रहता था। मतान ने कोम्मी के होश में आने का इंतजार किया और उससे सीधा सवाल किया, तुम वाकई नशे में थी या मेरे पापा के कहने पर ये सब कर रही हो। उस दिन फोन पर पावर और पैसे की क्या बात हो रही थी। कोम्मी एकदम कंफ्यूज हो गई। उसने बताया कि उस दिन वह अपने पावर वाले मच्छर मारने वाले रैकेट की बात कर रही थी। मतान शर्मिंदा हो गया तो उसने जानबूझकर बात घुमाते हुए कोम्मी पर इल्जाम लगाया कि वो उस पर बहुत दबाव डालती है। कोम्मी हैरान रह गई और मतान भी थोड़ा सकपका गया। उसने कुछ नहीं कहा और बस उसे देखता रहा। अचानक दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। कोम्मी को जब समझ आया कि मतान क्या कह रहा है तो उसने खींचकर मतान को एक थप्पड़ जड़ दिया। मतान अपना चेहरा सहलाते हुए उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये दिल टूटने जैसा एहसास क्या था। दूसरी तरफ सांगसिक और नार, कोम्मी की सहेली, एक दूसरे पर प्यार लुटा रहे थे कि तभी अजीज ने उन्हें देख लिया। अजीज ने उन्हें बधाई दी कि वाह, तुम दोनों तो बड़ी तेज तरक्की कर रहे हो। नार ने घबराकर सफाई दी कि ये सब एक गलतफहमी है। उसने झूठ बोला कि जब वो फ्रांस में थी तो वहां लोग ऐसे ही एक दूसरे का स्वागत करते हैं।
अजीज ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, भला ऐसा कौन सा ग्रीटिंग है जिसमें लोग एक दूसरे के मुंह में घुस जाते हैं? नार शर्म से लाल हो गई और बात बदलते हुए बोली कि अब उसका प्लास्टर कट चुका है, इसलिए उसे अब किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। नार ने उन दोनों को घर भेज दिया। जाते जाते अजीज मुस्कुराते हुए बोला, क्यों उसे वैसे ही ग्रीट नहीं करोगी? अगर नार की आंखों में गोलियां होती तो अजीज अब तक ढेर हो चुका होता, लेकिन वह भी कहां रुकने वाला था। उसने सांसिक को छेड़ा तो सांसिक ने उसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। उस रात सांसिक बेड पर लेटा तो था, पर उसके दिमाग में बस वही किस वाला सीन घूम रहा था। सांसिक इसके बारे में जितना सोच रहा था उतना ही शर्मिंदा हो रहा था। उससे अब रहा नहीं गया तो उसने नार को मैसेज करने के लिए फोन उठाया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। अगर वह सीधे अपने प्यार का इजहार कर देता तो ये बहुत जल्दबाजी होती, और अगर वह पूछता कि उस किस का क्या मतलब था तो उसे डर था कि कहीं वो बेवकूफ ना लगे। बहुत सोचने के बाद सांसिक ने उसे सिर्फ एक माफी का मैसेज भेज दिया। नार बेचारी कब से उसके मैसेज का इंतजार कर रही थी, पर जब उसने सिर्फ 2 शब्दों का मैसेज देखा तो गुस्से में हवा में घूंसे चलाने लगी। उधर सांसिक एक बहुत ही बढ़िया सा प्रपोजल तैयार कर रहा था, पर तभी नार का गुस्से वाला रिप्लाई आया कि उसने गलत दवाई खा ली थी और वो अजीज को भी यही समझा दे। अगले दिन लिफ्ट के सामने सांसिक की मुलाकात नार से हुई। सांसिक को ऐसा लगा जैसे नार के पीछे से कोई दिव्य रोशनी निकल रही हो। वो ख्यालों में खोया हुआ था। फिर उसने मुड़कर हायोंग को देखा, जिसे वो पहले पसंद करता था, पर अब हायोंग उसे एकदम साधारण सी लगी। ऑफिस की मीटिंग में सब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कपल्स के लिए प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना चाहिए, पर यह कैसे पक्का करें कि वो वाकई कपल है। एक कलीग ने कहा, बस एक किस ही काफी है यह साबित करने के लिए। यह सुनकर सांसिक बोल पड़ा कि आजकल के जमाने में किस करना इस बात का सबूत नहीं है कि 2 लोग कपल हैं। उसने जानबूझकर नार से पूछा, क्यों नार, मैं सही कह रहा हूं ना? नार ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। फिर वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए बोली, बिल्कुल, आज के दौर में तो लोग बिना कपल हुए भी किस कर सकते हैं। ऑफिस के बाकी कलीग्स हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इन दोनों को अचानक क्या हो गया है। तभी कोम्मी ने माहौल बदला और कहा कि उसकी एक दोस्त बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है और वह सांसिक को उससे मिलवाना चाहती है। यह सुनते ही नार का रिएक्शन बहुत तेज था। उसने तुरंत मना किया और सफाई दी कि वो नहीं चाहती कि कोम्मी की दोस्त सांसिक जैसे इंसान पर अपना वक्त बर्बाद करे। साफ दिख रहा था कि नार अब पजे से हो रही है। सबको हैरान करते हुए सांसिक बोल पड़ा कि वह डेट पर जाना चाहता है। जैसे ही ऑफिस खत्म हुआ, सांसिक ब्लाइंड डेट पर जाने की तैयारी करने लगा। अब नार से रहा नहीं गया। उसने आखिर पूछ ही लिया, क्या तुम वाकई जाना चाहते हो? सांसिक थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर पूछा, क्यों, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? नार ने शर्माते हुए साफ मना कर दिया। यह सुनते ही सांसिक बड़ी खुशी खुशी वहां से निकल गया और नार बेचारी गुस्से में वहीं खड़ी रह गई। सांसिक आज से पहले कभी डेट पर नहीं गया था, इसलिए वो काफी घबराया हुआ था। अपनी घबराहट दूर करने के लिए उसने वाइन का एक घूंट भरा, पर तभी उसे वाइन के गिलास में नार का चेहरा नजर आया। सांसिक इतना घबरा गया कि उसने वो वाइन का गिलास सीधे सामने बैठी लड़की के मुंह पर दे मारा। वो हड़बड़ाहट में टिश्यू लेकर उसका चेहरा पोंछने लगा, जिससे उस लड़की को लगा कि सांसिक उसे बदसूरत कह रहा है। अब सांसिक से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सीधे नार के पास पहुंचा और सच बोल दिया, आजकल मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। जब भी आंखें खोलता हूं सिर्फ तुम नजर आती हो। उसने नार से पूछा कि क्या उस दिन का किस महज एक इत्तेफाक था। यह सुनकर नार भड़क गई और बोली, माफी तो तुमने पहले मांगी थी, अब मैं और क्या बोलती। सांसिक सन्न रह गया। फिर उसने जल्दी से सफाई दी कि उसने माफी इसलिए मांगी थी क्योंकि वो उसका पहला किस था और उसे डर था कि कहीं नार को यह ना लगे कि वो किस करने में अनाड़ी है। नार को यकीन नहीं हुआ कि सांसिक इतना बड़ा हो गया है, पर उसे प्यार का कोई तजुर्बा नहीं है। सांसिक का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उस दिन अजीज ने सब कबाड़ा कर दिया था। सांसिक को लगा कि वे दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं। उसने कहा, अपनी भावनाओं को पक्का करने का एक ही तरीका है, हमें इसे दोबारा ट्राई करना चाहिए। नार अचानक घबरा गई और बात बदलने लगी, पर सांसिक ने अब उसे कोई शिकायत करने का मौका नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर खुद पहल की और नार को चूम लिया। उधर ऑफिस में एक अलग ही कहानी चल रही थी। कोरिया में एक कहावत मशहूर है कि अगर ऑफिस की सबसे खड़ूस और ठंडी लड़की मैनेजर सुम मुस्कुरा दे तो कंपनी का बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट सफल हो जाता है। मैनेजर सुम को हंसाने के लिए डिप्टी हेड मिस्टर वाई ने पूरा जोकर बनने की कोशिश की। वो अचानक नीचे झुककर अजीब हरकतें करने लगे। सारे कलीग्स हंसते हंसते लोटपोट हो गए, पर मैनेजर सुम के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। मिस्टर वाई परेशान थे कि आखिर उसे हंसाएं कैसे। इसी बीच सांसिक दबे पाव नार के करीब जाने का नाटक करने लगा। सांसिक ने जानबूझकर अपने हाथ की कपल वॉच दिखाई ताकि नार को इशारा दे सके, पर नार के तेवर बदल गए। उसने साफ कह दिया, ज्यादा मत सोचो, हम अभी तक कोई कपल नहीं बने हैं। सांसिक हक्का बक्का रह गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अरे हम 2 बार किस कर चुके हैं। नार ने घबराकर तुरंत उसका मुंह दबा दिया क्योंकि मतान वहीं से गुजर रहा था। मतान ने उन दोनों को शर्माते हुए देखा तो मजाक में कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, अपना जारी रखो,
इसके बाद सांगसिक और नार ने मतान के सामने कोड वर्ड और इशारों में बात करना शुरू कर दिया। नार गुस्से का नाटक करते हुए बोली, तुम लोग इतनी आसानी से एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकते हो? मेरी कंपनी ने पिछले 5 सालों से सिर्फ सोशल कोऑपरेशन किया है, अब अचानक इसे बदलना मुश्किल है। सांगसिक ने तुरंत जवाब दिया, पर हम 2 बार साथ में कोऑपरेट कर चुके हैं ना। दोनों ने पीछे खड़े मतान की तरफ देखा। नार ने आप भरते हुए बात जारी रखी, इस हिस्से के बारे में दोनों कंपनियों को और बातचीत करनी होगी। सांगसिक ने मौका देखते ही कहा, तो क्या हम आज रात इस पर और चर्चा कर सकते हैं, ताकि भविष्य में हमारा तालमेल और बेहतर हो सके? नार ने सिर हिलाया और कहा कि वह टाइम और लोकेशन ईमेल कर दे। पीछे खड़ा मतान पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे लगा कि ये लोग काम की बात तो कतई नहीं कर रहे, कुछ तो गड़बड़ है। सांगसिक ने मतान की तरफ देखा और अचानक पूछा, मतान क्या तुम कभी प्यार में पड़े हो? मतान ने ना में सिर हिलाया और पलट कर पूछा, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? सांगसिक शर्मा गया और बोला कि सब ठीक है। सांगसिक ने मतान को समझाया कि जब तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए या जिसे देखते ही दिल की धड़कन तेज हो जाए, तब समझ लेना कि वही प्यार है। मतान को तुरंत आज सुबह का वह पल याद आया जब कोंगमी का हाथ गलती से उससे छू गया था और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। मतान ने सांगसिक से पूछा, क्या यही प्यार का एहसास है? सांगसिक ने हाँ में सिर हिलाया और मतान को सलाह दी कि उस लड़की के साथ अच्छा बर्ताव करे। पर मतान ने कहा, लेकिन मेरी तो सगाई हो चुकी है। सांगसिक को लगा मतान फिर से लंबी लंबी फेंक रहा है। उस रात पूरी टीम पार्टी करने गई। सांगसिक ने चुपके से नार को बाहर बुलाया और उनके रिश्ते पर बात करनी चाहिए। नार ने बहुत सादगी से कहा, मैं किसी की सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहती। मुझे लगता है हमें थोड़ा शांत होकर सोचना चाहिए कि कहीं ये सिर्फ लंबे समय के अकेलेपन की वजह से पैदा हुआ कोई भ्रम तो नहीं। जब वे कराओ के बार से बाहर निकल रहे थे तब कहानी का रोमांच जारी था। सांगसिक को अचानक याद आया कि वह अपने दस्तावेज ऑफिस में ही भूल गया है। नार अकेले घर जाने की तैयारी कर रही थी, पर सांगसिक ने कहा कि उसे रात में अकेले ऑफिस जाने में डर लगता है। नार बेचारी सोच में पड़ गई कि इतना बड़ा आदमी होकर भी ये अंधेरे से डरता है। सांगसिक ने इमोशनल होकर कहा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? दोनों को एहसास हुआ कि उनकी बातों में अब गहरा अर्थ छिपा है। नार ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा कि देखो, मैं इतनी आसान लड़की नहीं हूं। पर तभी सांगसिक ने बिना पलक झपकाए उसे देखा और अपना लिप बाम निकालकर होठों पर लगाया। नार का गला सूख गया और अगले ही पल दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। ऑफिस की डेस्क छोटी पड़ गई तो नार ने सांगसिक को दूसरी तरफ धकेला और उनका रोमांस जारी रहा। पूरे फर्श पर ऑफिस की फाइलें बिखर गई। वह छोटा सा कमरा अब उनके लिए कम पड़ने लगा था तो वे सीधे मीटिंग रूम की तरफ बढ़े। दोनों एक दूसरे में इतने खोए थे कि उन्हें आसपास का होश नहीं था। पर तभी टेबल के नीचे से 2 हैरान परेशान सिर ऊपर उठे। वहां डिप्टी हेड मिस्टर वाई और मैनेजर मां पहले से मौजूद थे। उन्होंने सांगसिक और नार को गले लगते देखा और पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। नशे में लड़खड़ाते हुए मिस्टर वाई आगे आए। सांगसिक और नार की सिट्टिपिट्टी गुम हो गई। उन्हें लगा कि वे पकड़े गए। पर तभी नशे में धुत मिस्टर वाई ने पूछा, क्या तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो? उन्होंने सांगसिक को समझाया कि नार उसकी सीनियर है, इसलिए उसे थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। सांगसिक ने डर के मारे हाँ में सिर हिलाया। पर तभी मैनेजर मां खड़े हुए और पूछा, सांगसिक, तुम्हारे होठों को क्या हुआ है? उनके होठों पर लिपस्टिक के निशान थे। नार शर्म से पानी पानी हो गई। मिस्टर वाई को लगा कि शायद नार ने सांगसिक को पीटा है, इसलिए उन्होंने दोनों को बिठाया और सुलह करने के लिए शराब का गिलास भर दिया। सांगसिक ने एक ही घूंट में गिलास खाली किया और कसम खाई कि भविष्य में वे कभी नहीं लड़ेंगे। तभी मैनेजर मां अचानक बोले, इन्होंने तो किस किया है? नार ने तुरंत उन्हें धक्का देकर टेबल पर गिरा दिया ताकि वो और कुछ ना बोल सके। अगले दिन सांगसिक और नार लिफ्ट में एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। तभी कहानी ने नया मोड़ लिया। लिफ्ट में बहुत भीड़ थी तो सांगसिक के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ ने किसी का हाथ छुआ है। वह गर्माहट महसूस कर खुशी से मुस्कुरा उठा। उसने मजे में उंगलियों से उस हाथ को गुदगुदाया, पर जैसे ही उसने सिर घुमाकर देखा, उसके होश उड़ गए। वह हाथ नार का नहीं बल्कि डिपार्टमेंट हेड का था। सांगसिक बुरी तरह शर्मिंदा हो गया और बात बनाने के लिए बोला, सर, आपके हाथ बड़े ठंडे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखा कीजिए। ऐसी शर्मिंदगी से बचने के लिए सांगसिक ने नार के साथ बात करने के लिए गुप्त संकेतों का एक सेट बनाया। 2 बार आंख मारना मतलब आई लव यू, 3 बार मतलब बाहर मिलने चलते हैं, और दाएं बाएं आंखें घुमाना मतलब बस अब बहुत हुआ। सांगसिक को लगा कि वह बड़ा शातिर है और कलीग्स कभी नहीं पकड़ पाएंगे। पर ऑफिस में काम के दौरान जब ये दोनों एक दूसरे को अजीब अजीब इशारे और आंखें मारने लगे तो बाकी कलीग्स को लगा कि इनकी आंखों में कोई बीमारी हो गई है। उन्होंने बहाना बनाया कि ऑफिस की हवा बहुत सूखी है, इसलिए आंखें फड़क रही हैं। इसी बीच कोंगमी कैबिनेट से कुछ फाइलें निकाल रही थी। तभी उसने देखा कि वहां रखी शराब की बोतल गायब है। डिप्टी हेड मिस्टर वाई तुरंत चिल्लाए और कोंगमी को अपनी सीट पर जाने को कहा, क्योंकि वर्किंग आवर्स में फालतू सवाल पूछना मना था। पर मैनेजर सुम की पारखी नजरों से कुछ नहीं छिप सकता था। उन्हें शक हुआ कि मिस्टर वाई ने ही बोतल चुराई है, पर उन्होंने मना कर दिया। फिर मैनेजर सुम ने नार की तरफ देखा जो काफी घबराई हुई लग रही थी।
नार भी अपनी जगह से खड़ी होकर सफाई देने लगी। पर मैनेजर सुम ने बड़े शांत भाव से कहा, कोई बात नहीं, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नार के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने सोचा, क्या वाकई ऑफिस में कैमरा लगा है? मैनेजर सुम ने कैमरे की तरफ इशारा किया। अब ऑफिस के आधे लोग घबरा गए क्योंकि किसी का भी काला चिट्ठा खुल सकता था। पर मैनेजर सुम को किसी की परवाह नहीं थी। उन्होंने कोंगमी से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बुलाने को कहा। नार इतनी घबरा गई कि उसने गुस्से में अपनी हील्स उतार फेंकी। कोंगमी जैसे ही फोन करने बढ़ी, सांगसिक ने फुर्ती से उसके हाथ से फोन छीन लिया। सबकी हैरान नजरों के सामने सांगसिक ने अपना चश्मा चढ़ाया और बहादुरी दिखाते हुए कबूल किया कि बोतल मैंने चुराई है। उसने कहानी बनाई कि कल रात वो ऑफिस आया था और अकेले शराब पी गया। फिर उसने चश्मे के पीछे से नार को सिग्नल दिया कि वह उसे सबके सामने खूब डांटे ताकि किसी को शक न हो। नार का चेहरा रोने जैसा हो गया। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर सांगसिक जिद पर अड़ा था। सांगसिक के बार बार इशारा करने पर नार ने उसे सबके सामने बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। यहां तक कि बाकी कलीग्स भी उसे पीटने के लिए इकट्ठा हो गए। सांगसिक दर्द सहता रहा, पर उसने चुपके से नार को 2 बार आंख मारी, जिसका मतलब था आई लव यू। थोड़ी देर बाद सांगसिक बड़े गंभीर चेहरे के साथ नार के पास गया और बोला कि उसने डाटा का काम पूरा कर लिया है। नार ने जैसे ही फाइल खोली देखा कि वह काम नहीं बल्कि उन दोनों का वीकेंड डेट प्लान था। दूसरे पेज पर सांगसिक ने बड़ी मेहनत से उन बातों की लिस्ट बनाई थी जिनका उन्हें ध्यान रखना था ताकि ऑफिस में किसी को शक न हो। उन्होंने तय किया कि वे एक गोरिल्ला स्ट्रेटजी अपनाएंगे और आज से ही ये रोमांचक ऑफिस रोमांच शुरू करेंगे। उधर मतान की सैलरी आई थी, पर जैसे ही उसने अपना अकाउंट चेक किया, पैसे लगातार कटते जा रहे थे। मतान घबरा गया। उसे लगा कि कोई चोर उसके पैसे उड़ा रहा है। उसे कुछ समझ आता, उससे पहले ही उसकी पूरी सैलरी गायब हो गई। मैनेजर मां वहां से गुजरे और जोर से हंसते हुए बोले, भाई, ये नौकरी करने वालों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। सैलरी आती ही इसलिए है ताकि वह तुरंत सर्विस प्रोवाइडर्स और क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में चली जाए और आखिर में हाथ में कुछ ना बचे। मतान अब बड़ी मुश्किल में था। उसने अपना हिसाब लगाया। उसकी सैलरी 25 लाख थी, जबकि उसका महीने का खर्च कम से कम 75 लाख था। कोंगमी उसका बिल देखकर चक्कर खा गई। मतान के घर का किराया ही 30 लाख था। कोंगमी ने कहा, शुक्र मनाओ तुम रईस खानदान से हो, वरना तुम जैसे लोग तो सड़क पर आ जाएं। मतान ने मायूस होकर कहा कि उसके पिता ने अब हाथ खींच लिए हैं और उसे खुद कमाना होगा। मतान ने मदद के लिए कोंगमी की तरफ हाथ फैलाया। कोंगमी ने उसके खर्चों की लिस्ट देखी और हर आइटम के पीछे से एक एक जीरो हटा दिया। मतान हैरान था कि इतने कम पैसों में भी गुजारा हो सकता है। कोंगमी ने समझाया कि अगर ऑफिस वालों को ज्यादा पैसे चाहिए तो ओवरटाइम करना जरूरी है। मतान ने ये बात गांठ बांध ली। वह तुरंत डिप्टी हेड मिस्टर वाई के पास गया और उनसे अपने ओवरटाइम और ट्रैवल अलाउंस के पैसे मांगे। मिस्टर वाई ने ऐसे आंखें घुमाई जैसे मतान पागल हो गया हो। अब कोंगमी को दूसरा रास्ता निकालना पड़ा। उसने एक शॉपिंग वेबसाइट खोली और मतान को सिखाया कि जब भी कुछ खरीदना हो तो हमेशा प्राइस लो टू हाई वाला बटन दबाना। मतान दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी सस्ती भी हो सकती है। कोंगमी ने उसे और भी नुस्खे सिखाए। अपने सीनियर से कूपन मांग लिया करो, उनसे फ्री कॉफी मिल जाएगी। खाली वक्त में ज्यादा पैदल चला करो। ऐसे कई ऐप्स हैं जो चलने के बदले पैसे या कूपन देते हैं। और सबसे जरूरी बात, खाने में कंजूसी करो और ऑफिस में अपना टिफिन लाना शुरू करो। कोंगमी ने मतान को समझाया कि खुद का खाना घर से लाने पर बहुत पैसे बच सकते हैं। इसी बीच सेक्रेटरी ने मतान को बताया कि उसके पिता चाहते हैं कि वह इस हफ्ते घर आए। मतान पहले तो मना करने वाला था, पर फिर उसे कुछ याद आया और वह मान गया। घर पहुंचते ही मतान ने देखा कि उसके पिता काफी गंभीर मूड में थे। उसके पिता ने ताना मारते हुए कहा, तुम बिल्कुल अपनी मां पर गए हो। दिन भर रोमांटिक फिल्में देखते हो और किसी ऐसी गरीब पर खूबसूरत लड़की के सपने बुनते हो जो स्वभाव से कोमल पर इरादों की पक्की हो। पिता की बात सुनते ही मतान की आंखों के सामने कोंगमी का चेहरा आ गया। उसे लगा शायद उसे ऐसी लड़की मिल गई है। मतान ने डरते डरते पूछा, क्या ऐसा होना गलत है? जाहिर है उसके पिता इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने याद दिलाया कि मतान की पहले से ही एक मंगेतर है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नाम मुस्कुराते हुए अंदर आई और मतान को ग्रीट किया। मतान के पिता ने उसे अल्टीमेटम दे दिया, या तो फौरन नाम से शादी कर लो या फिर वापस पावर ग्रुप ज्वाइन करो। पर मतान दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी किचन से लजीज खाने की खुशबू आने लगी। मतान का गला सूख गया क्योंकि वो बहुत भूखा था। उसने तुरंत बहाना बनाया कि इतनी दूर आया हूं तो खाना खाए बिना जाना बदतमीजी होगी, और वह नाम के साथ खाने की मेज पर बैठ गया। अभी मतान ने कुछ ही निवाले खाए थे कि उसकी मां ने नौकरों को बचा हुआ खाना हटाने और डेजर्ट लाने का हुक्म दे दिया। मतान ये बर्बादी देखकर दंग रह गया। उसने कहा कि वह अपने साथ खाली डिब्बे लाया है ताकि बचा हुआ खाना पैक कर सके। उसकी मां को लगा कि मतान अपनी पहली सैलरी से उनके लिए कोई कीमती गिफ्ट लाया है। मतान को शर्मिंदगी तो हुई, पर उसने चुपचाप वो खाली डिब्बे ही अपनी मां को थमा दिए। मतान की मां बहुत भावुक हो गई। उन्हें लगा उनका बेटा बड़ा और समझदार हो गया है। जब नाम वहां से निकली तो उसने मतान को पैदल जाते देखा और मन ही मन तय किया कि वह जाकर उस अनजान लड़की कोंगमी को मतान से दूर रहने की चेतावनी देगी। उधर मतान ने अपने आलीशान घर की तरफ देखा और मुफ्त के खाने के लिए अपने पिता को मन ही मन शुक्रिया कहा।
इसके बाद मतान अपने कुछ महंगे कपड़े बेचने निकला ताकि कुछ नकद मिल सके। पर उसकी किस्मत देखिए, खरीदार वही गुंडा निकला जिसे कोम्मी ने पिछली बार धोया था। जैसे ही उन गुंडों ने मतान को देखा, उन्होंने तुरंत अपने और साथियों को बुला लिया। पर कोम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वह उन्हें दोबारा पीटने के लिए तैयार थी। मतान वहां से भागना चाहता था क्योंकि उसने स्टेप काउंटिंग ऐप पर चलने के पैसे कमाने का लक्ष्य रखा था। अब क्योंकि मतान के पास पैसे नहीं थे और रहने की कोई जगह नहीं थी, उसे मजबूरी में अजीज का रूममेट बनना पड़ा। इसी बीच नांग मंगेतर मतान से मिलने पहुंची। उसने देखा कि मतान और अजीज ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, तो उसे लगा कि ये कपल क्लॉथ्स है। मतान ने चिढ़कर कहा, फालतू फिल्में देखना बंद करो। नांग ने सीधे पूछा कि क्या वह कोम्मी को पसंद करता है। मतान घबरा गया और पूछने लगा कि उसने कोम्मी से क्या कहा है। नांग मुस्कुराई और बोली कि कोम्मी बहुत समझदार है, मैंने उसे कुछ पैसे दिए और वह तुरंत मान गई। मतान को लगा कि कहीं कोम्मी ने पैसों के लिए उसे छोड़ तो नहीं दिया। उसने नांग को चेतावनी दी कि अगर कोम्मी को कुछ हुआ तो वह उसे माफ नहीं करेगा। मतान पागलों की तरह कोम्मी को ढूंढने निकला। वो भागते हुए जिम पहुंचा जहां उसे कोम्मी दिखी। वो उसे गले लगाना चाहता था पर उसने खुद को रोका। मतान ने सिर झुकाकर माफी मांगना शुरू किया, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसने किसी और लड़की को कोम्मी समझ लिया था। मतान ने आखिरकार असली कोम्मी को ढूंढा और फिक्र के साथ पूछा कि क्या नांग ने उसे परेशान किया। कोम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि नांग तो बहुत अच्छी लड़की है, उसने उसे विटामिन का डिब्बा गिफ्ट किया है। घर पहुंचकर कोम्मी ने जैसे ही वह डिब्बा खोला और मतान से पूछा कि क्या उसे विटामिन चाहिए, तो दोनों के होश उड़ गए। डिब्बा विटामिन से नहीं बल्कि नोटों से भरा हुआ था। अब कोम्मी को समझ आया कि नांग उसे रिश्वत दे रही थी। उसने तय किया कि वो ये पैसे वापस कर देगी, पर वापस करने से पहले उसने उन नोटों के साथ फोटो खिंचवाने की जिद की क्योंकि उसने आज तक इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। मतान ने जब उसे गंभीरता से देखा तो कोम्मी ने बेमन से पैसे टेबल पर रख दिए। उसने मतान से कहा कि वह नांग को साफ साफ बता दे कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मतान के चेहरे के भाव बदल गए, वो कुछ भी सफाई नहीं देना चाहता था। मतान ने कोम्मी से पूछा, क्या तुम्हें नीचे लगी वो लाइट याद है? कोम्मी को याद आया कि कुछ दिन पहले जब वह रात को घर लौट रही थी तो अचानक एक लाइट जल उठी थी। मतान को लगा कि कोम्मी खुश होगी कि अब उसे अंधेरे में घर नहीं जाना पड़ेगा, पर कोम्मी का रिएक्शन उल्टा निकला। उसने कहा, पता नहीं कौन पागल है जिसने रिहायशी इलाके में स्टेडियम जैसी तेज लाइट लगा दी है। तभी उसे एहसास हुआ कि यह मतान की ही हरकत है। उसे लगा कि मतान उस तेज लाइट से उसे अंधा करना चाहता है। मतान ने अपना सिर पकड़ लिया और मना किया। फिर कोम्मी ने मतान की आंखों में प्यार देखा और अपनी ही थ्योरी बना ली। ओह, समझ गई, तुम चाहते हो कि रोशनी रहे ताकि कोई बुरा आदमी किसी को परेशान ना कर सके। बेचारा मतान हार मान गया और उसने सीधे बोलने का फैसला किया। उसने कबूल किया कि वो कोम्मी को पसंद करता है, पर कोम्मी ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मतान सन्न रह गया। उसे लगा शायद उसकी रईसी की वजह से कोम्मी दबाव महसूस कर रही है, पर कोम्मी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मतान तुम मेरे टाइप के नहीं हो, मुझे किम जोंग कुक जैसे मस्कुलर मर्द पसंद है। यह सुनकर मतान का दिल टूट गया। वो पैसों से भरे डिब्बे को गले लगाकर पागलों की तरह रोने लगा। तभी उसकी टैक्सी घर पहुंची और ड्राइवर ने कहा 33,000 वोन हुए। बिल देखकर मतान और भी जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसे लगा कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी सही नहीं होने वाला। मतान ने किम जोंग कुक की तस्वीर देखी और तय किया कि वह अब पागलों की तरह वर्कआउट करेगा। उसने ठान लिया कि वह भी वैसी ही बॉडी और 6 पैक एब्स बनाएगा। अजीज ने जब मतान को घर में पागलों की तरह कसरत करते देखा तो बस अपना सिर पीट लिया। अगले दिन कोम्मी ने झिझकते हुए मतान से पूछा, क्या तुमने कल जो कहा तुम उस पर कायम हो? मतान ने बहुत सीरियस चेहरा बनाया और कहा, चिंता मत करो, अब से मेरा पूरा फोकस सिर्फ काम पर होगा। कोम्मी ने चैन की सांस ली। तभी कोम्मी पानी भरने जा रही थी कि मतान ने अचानक अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। कोम्मी ने पूछा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? पर मतान ने जवाब देने के बजाय अपनी मुट्ठियां भींचकर उसे अपने मसल्स दिखाने की कोशिश की। कोम्मी ने बेचारगी से उसे देखा। उसके पास अब मतान के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। अगले दिन मतान ने अपने पास बचे आखिरी कुछ सिक्के वेंडिंग मशीन में डाले, पर जैसे ही उसने बटन दबाया कुछ नहीं हुआ। ध्यान से देखने पर पता चला कि ड्रिंक की कीमत बढ़ गई है। मतान को बहुत बुरा लगा। अब वह उन लोगों का दर्द समझ पा रहा था जिनके पास महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते हैं। मतान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी कुर्सी से रास्ता ब्लॉक किया और सीधे डिप्टी हेड मिस्टर वाई के पास पहुंच गया। उसने चिल्लाकर पूछा, कीमतें क्यों बढ़ा दी गई हैं? क्या आप गरीबों की मजबूरी नहीं समझते? मिस्टर वाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतान को क्या दौरा पड़ा है। ऑफिस के बाकी कलीग्स ने मतान को पकड़ने की कोशिश की, पर मतान रुकने को तैयार नहीं था। वो अपने दिल का सारा दुख उगल रहा था। कोम्मी ये देखकर दंग थी कि मतान जैसा अमीर लड़का भी आम आदमी के संघर्ष को इतनी गहराई से समझ सकता है। अगले दिन जब मतान ऑफिस पहुंचा तो डिप्टी हेड मिस्टर वाई ने उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया। मतान को लगा कि शायद कल की बदतमीजी की वजह से मिस्टर वाई अभी भी गुस्से में है और उसे नौकरी से निकाल देंगे। मतान को लगा कि डिप्टी हेड मिस्टर वाई कल वाले हंगामे के लिए उसे डांटेंगे, पर पासा ही पलट गया। मिस्टर वाई लाड़ दिखाते हुए बोले, तुम लोग कितने बुरे हो, कल रात मुझे बिना बताए पार्टी करने कहां चले गए थे? वे सबके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगे, जिसे देखकर कोम्मी को इतनी मितली आई कि वह सीधे वॉशरूम की तरफ भागी। तभी मैनेजर माँ ने असली वजह बताई। मार्केटिंग हेड का ट्रांसफर दूसरे ब्रांच में हो गया है
और अब मिस्टर वाई के प्रमोशन के चांस है। ये प्रमोशन कर्मचारियों के फीडबैक इवैल्यूएशन पर निर्भर था, इसलिए मिस्टर वाई सबको मक्खन लगा रहे थे। वही मिस्टर वाई जो एक एक पैसे के लिए कंजूसी करते थे, आज पूरे डिपार्टमेंट को कॉफी पिलाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड मतान को थमा दिया और कहा, जो खाना पीना है ऑर्डर कर लो। मतान तो वैसे ही रईस था, उसने दिल खोलकर ऑर्डर देना शुरू कर दिया। मिस्टर वाई अपने बढ़ते हुए बिल को देखकर अंदर ही अंदर सुलग रहे थे, पर अपना गुस्सा पी गए। जब मतान ने कॉफी के साथ महंगा लंच भी ऑर्डर कर दिया तो मिस्टर वाई का पारा चढ़ गया, लेकिन प्रमोशन के चक्कर में उन्हें मुस्कुराना ही पड़ा। लंच टाइम पर नार ने बड़े प्यार से सांसिक के लिए टिफिन तैयार किया था। दोनों ऑफिस के एक कोने में छिपकर रोमांटिक पल बिताना चाहते थे, पर तभी वहां से मतान और कोंगमी गुजरे। मजबूरी में चारों को एक साथ बैठकर खाना पड़ा। जैसे ही टिफिन खुला, कोंगमी खाना देखकर चकरा गई क्योंकि वो काफी अजीब दिख रहा था। लेकिन प्यार में अंधे सांसिक ने उस अजीब सी चीज को उठाया और उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। मतान ने देखा कि उसके पास 2 सैंडविच है, तो उसने एक सांसिक की तरफ बढ़ाया। सांसिक सैंडविच लेने ही वाला था कि तभी उसे नार की आंखों में खूनी मंजर दिखाई दिया। सांसिक ने तुरंत मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा कि उसका पेट चावल खाकर ही भर गया है, उसे सैंडविच नहीं चाहिए। उधर मिस्टर वाई पूरे ऑफिस में चील की नजर रखे हुए थे क्योंकि प्रमोशन इवैल्यूएशन की डेडलाइन आज ऑफिस खत्म होने तक ही थी। मिस्टर वाई बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे कि बस कुछ ही सेकंड्स की बात है, फिर वे इन कर्मचारियों को उनकी औकात दिखाएंगे। जैसे ही घड़ी में शाम के 6 बजे मिस्टर वाई का बर्ताव 180 डिग्री बदल गया। वे सीधे टेबल पर चढ़ गए और पूरे ऑफिस के सामने चिल्लाने लगे। पिछले कुछ दिनों का सारा गुस्सा उन्होंने एक साथ निकाल दिया। वे टेबल पर खड़े होकर एक एक कर्मचारी की कमियां गिनाने लगे और उन्हें जलील करना शुरू कर दिया। मैनेजर माँ ने घबराते हुए सबको चिल्लाकर याद दिलाया कि अरे, प्रमोशन का इवैल्यूएशन शाम 6:03 बजे तक बदला जा सकता है। ये सुनते ही डिप्टी हेड मिस्टर वाई के होश उड़ गए। अगले ही पल ऑफिस के सारे कर्मचारी एक साथ अपने कीबोर्ड पर टूट पड़े और मिस्टर वाई की रेटिंग खराब करने लगे। मिस्टर वाई कांपने लगे और गिड़गिड़ाते हुए बोले कि अरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कुछ दिनों बाद प्रमोशन का नतीजा आया। मिस्टर वाई ने जैसे ही अपना फोन देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका प्रमोशन नहीं हुआ था। मजे की बात यह थी कि इस बार प्रमोशन का आधार कर्मचारियों का फीडबैक नहीं, बल्कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिग्री थी और मिस्टर वाई रिज्यूमे राउंड में ही बाहर हो गए थे। मिस्टर वाई दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगे। ना प्रमोशन मिला और ऊपर से सबको महंगी कॉफी पिलाकर पैसे भी लुटा दिए। उधर मतान अब भी किम जोंग कुक की फोटो चिपकाए रिसर्च कर रहा था कि आखिर औरतों को उसमें क्या पसंद है। तभी कोम्मी को सामान ले जाने में दिक्कत हुई तो मतान मदद के लिए भागा। उसने कोम्मी के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के ढेर को ऐसे उठाना शुरू किया जैसे जिम में डंबल मार रहा हो। कोम्मी ने चिढ़ते हुए पूछा, क्या तुम किम जोंग कुक की नकल कर रहे हो? मतान ने हंसकर मना कर दिया। कोम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे उसकी मुस्कान भी पसंद नहीं है। तभी सांसिक ने मतान को आवाज दी तो मतान ने सामान छोड़कर किम जोंग कुक का गाना गाना शुरू कर दिया। कोम्मी ने फिर टोक दिया, मुझे उसकी आवाज भी जहर लगती है। बेचारा मतान शर्मिंदगी के मारे पानी पानी हो गया। कहानी में नया मोड़ तब आया जब सांसिक मतान को एक अंधेरे कमरे में ले गया और जासूसों की तरह पूछताछ शुरू की। सच सच बताओ, क्या तुम पावर ग्रुप के चेयरमैन के बेटे हो? मतान ने बिना घबराए मना कर दिया, पर सांसिक उत्तेजित होकर बोला, नाटक बंद करो, तुम पावर ग्रुप के जासूस हो। दरअसल गांव ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट पावर ग्रुप ने पहले ही लॉन्च कर दिया था, जिसका मतलब था कि ऑफिस में कोई गद्दार है। सांसिक को मतान पर शक था क्योंकि मतान सारा दिन उसके पीछे लगा रहता था। मतान ने गंभीरता से सांसिक की आंखों में देखा और कहा, हम इतने समय से साथ काम कर रहे हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? मुझ पर भरोसा रखिए। सांसिक भावुक हो गया और उसने मतान को गले लगा लिया। मतान को अजीब तो लगा पर उसने भी अपना हाथ सांसिक की पीठ पर रख दिया। पर तभी सांसिक के तेवर फिर बदल गए। मुझ पर कोई गलत वार मत करना, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसलिए सांसिक ने मतान को फिलहाल छोड़ दिया। तभी वही जर्मन वीआईपी गेस्ट मतान को ढूंढते हुए ऑफिस पहुंच गया। उस जर्मन वीआईपी गेस्ट ने पावर ग्रुप से जुड़ा एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसके बाद उसे भी शक हो गया कि मतान कोई जासूस है। मतान ने तुरंत सफाई दी और कहा, मेरे एक सीनियर को भी मुझ पर शक है, जिसकी वजह से मेरा सिर फटा जा रहा है। तभी अचानक वहां सांसिक धमका। मतान को लगा कि वो बच गया, पर उसे झटका तब लगा जब उसे पता चला कि सांसिक जर्मन भाषा समझता है। पिछली बिजनेस ट्रिप पर मतान ने जो कुछ भी कहा था, सांसिक ने सब समझ लिया था क्योंकि वह ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा था। सांसिक मतान को एक तरफ ले गया और भारी मन से बोला, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, तुम जासूस हो या नहीं, पर तुम्हारा गांव छोड़ देना ही सबके लिए बेहतर है। सांसिक दुखी था क्योंकि उसके लिए ये नौकरी जिंदगी की जद्दोजहद थी, जबकि मतान के लिए ये सिर्फ एक अनुभव जैसा था। मतान ने भावुक होकर सांसिक का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं यहां सिर्फ पैसे कमाने और खुद को संभालने आया हूं, ये मेरे लिए कोई खेल नहीं है। मतान ने विनती की कि सांसिक उसका राज छुपाकर रखे, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो मतान बड़ी मुश्किल में पड़ सकता था। सांसिक ने हाँ में सिर हिलाया जैसे वह मान गया हो। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और कोम्मी ने मतान को अंदर देखा। वो कुछ पल हिचकिचाई फिर अंदर आ गई। उसने मतान को चिढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम अब भी किम जोंग कुक की नकल कर रहे हो? मतान ने मजाक में उसका सिर सहलाया और कहा, बिल्कुल। कोम्मी की आंखें चढ़ गई।
उसने मतान को गंभीरता से समझाया कि वह किम जोंग कुक को सिर्फ इसलिए पसंद करती है क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी है, एक टीवी स्टार है, यानी एक ऐसा इंसान जो असल जिंदगी में उसके सामने मौजूद नहीं है। यह सुनकर मतान का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि उसका चांस अब खत्म हो चुका है। अगले दिन कोम्मी को एक जरूरी फाइल नहीं मिल रही थी, तो उसने मतान से पूछा। मतान अचानक उसके करीब गया, उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैंने इसे यहां छोड़ा था। कोम्मी पूरी तरह कंफ्यूज थी। जैसे ही उसने डॉक्यूमेंट लेने की कोशिश की, मतान ने हाथ छोड़ दिया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि माफी मांगे या अपने प्यार का इजहार करे। कोम्मी को अब पक्का यकीन हो गया था कि मतान का दिमाग चल गया है और वह पागल हो चुका है। उसने मतान से बात ना करने का फैसला किया, पर मतान ने कोम्मी से कहा कि उसे उसकी पूजा करनी चाहिए। कोम्मी का पारा चढ़ गया। उसने मतान की आस्तीन पकड़ ली और उसे जोर से फ्रिज की तरफ धकेल दिया। मतान की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे वो मीलों दौड़ कर आया हो। कोम्मी ने बहुत गंभीरता से कहा, तुम चाहे जो कर लो, मैं पिघलने वाली नहीं हूं। मैं ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती जिसके पास तुम्हारे जितने राज हों। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। मतान ने हार मान ली और ऑफिस के सभी कलीग्स को इकट्ठा किया। उसने सबके सामने सच कबूल कर लिया, मैं पावर ग्रुप के प्रेसिडेंट बैक का बेटा हूं। मतान की बात सुनकर सब सन्न रह गए, पर कुछ ही पल में डिप्टी हेड मिस्टर वाई हंसते हुए बोले, अच्छा अगर तुम राजकुमार हो तो मैं इस देश का सम्राट हूं। मतान को बहुत दुख हुआ कि कोई उसका यकीन नहीं कर रहा। उसने कोम्मी से मदद मांगी। तब कोम्मी ने मतान की फैमिली फोटो सबको दिखाई। असली फोटो देखकर कलीग्स के होश उड़ गए। मिस्टर वाई ने गुस्से में पूछा, अगर तुम इतने अमीर हो तो तुमने क्यों कहा था कि तुम एक छोटे से कमरे में रहते हो? मतान ने मासूमियत से जवाब दिया कि उसके लिए उसका 800 वर्ग मीटर का घर वाकई छोटा था। मैनेजर मां को शक हुआ कि मतान ने अचानक ये खुलासा अभी क्यों किया। मतान ने कोम्मी की तरफ देखा। दरअसल वो अब कोम्मी से ये राज नहीं छुपाना चाहता था कि वह उसे पसंद करता है। उस रात कोम्मी ने एक के बाद एक कई बोतलें पी डाली। उसने मतान से पूछा, क्या तुम आज पूरी रात जाग सकते हो? मतान शर्मा गया। उसे लगा कोम्मी कुछ रोमांटिक करना चाहती है। कोम्मी ने कहा, इसमें थोड़ा दर्द हो सकता है, मैं शुरू करती हूं। मतान ने भी उत्सुकता में हां कह दिया, पर कोम्मी ने रोमांस नहीं बल्कि मतान की बुराइयां गिनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मतान उसका नापसंद टाइप है। वो ना केवल माँ बाप का लाडला है बल्कि दूसरों की तकलीफ भी नहीं समझता और उसे सफाई की बीमारी है। कोम्मी जैसे जैसे पीती गई वो और भी हमलावर होती गई। उसने पूरी रात मतान को बुरी तरह डांटा और कोसा। बेचारा मतान छिप भी नहीं सकता था। उसे रात भर बैठकर अपनी बेइज्जती सुननी पड़ी। अगले दिन जब मतान ऑफिस पहुंचा तो उसकी डेस्क पर फूलों का एक गुलदस्ता था। उस पर लगे कार्ड पर लिखा था, डैडी। मतान चकरा गया कि उसे अचानक बाप कौन बना रहा है। उसे नहीं पता था कि उसकी रईसी का पता चलते ही ऑफिस का माहौल बदल चुका है। मतान ने वॉशरूम जाने के लिए कहा तो एक कलीग उसे एस्कॉर्ट करने लगा। दरअसल किसी ने मतान को फोन पर बात करते सुन लिया था कि वो किसी को पावर ग्रुप में ले जाना चाहता है। अब हर कोई उस अमीर यंग मास्टर का चमचा बनने की होड़ में लग गया। मैनेजर मां और बाकी लोग बारी बारी से मतान को मक्खन लगाने लगे। सिर्फ डिप्टी हेड मिस्टर वाई ही थे जो दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बाकी सब अपनी गरिमा खो रहे हैं, पर अंदर ही अंदर वे भी डरे हुए थे। मतान को मक्खन लगाने वालों को देखकर डिप्टी हेड मिस्टर वाई खुद को रोक नहीं पाए और गालियां देने लगे। मतान को बहुत अजीब लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सच बताने के बाद सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। तभी सेक्रेटरी ने मतान से पूछा, क्या आपने फैसला कर लिया है कि आप एआई को पावर ग्रुप में ले जाएंगे? मतान ने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, कोम्मी बहुत सज-धज कर वहां पहुंची। मतान उसे देखकर दंग रह गया। कोम्मी ने बहुत प्यार से उसे ग्रीट किया और हाथ हिलाया। दरअसल कोम्मी को लगा कि इतनी ओवर एक्टिंग देखकर मतान डर जाएगा और उसका पीछा छोड़ देगा, पर हुआ उल्टा। मतान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अगले दिन मतान ने फिर से सभी कलीग्स को इकट्ठा किया। सबको लगा कि वह कोई बड़ा ऐलान करेगा कि वह सबको अपनी कंपनी में ले जा रहा है। मैनेजर मां और बाकी लोग बहुत नर्वस थे, पर मतान ने बम फोड़ा, मैं गांव में ही रुकूंगा। यह सुनकर कोम्मी को इतना गुस्सा आया कि उसने मेज पर हाथ पटका और खड़ी हो गई। उसे लगा कि मतान सिर्फ उसे परेशान करने के लिए रुक रहा है। उसने मतान पर चिल्लाते हुए पूछा कि वह उसे और कितना टॉर्चर करेगा। कोम्मी चाहती थी कि मतान उसे नापसंद करने लगे, इसलिए उसने अपनी ही बेइज्जती करना शुरू कर दी। उसने झूठ बोला, मैं रोज ब्रश नहीं करती, सिर्फ तौलिया से दांत पोंछ लेती हूं और मैं साल में सिर्फ एक बार नहाती हूं। मतान ने शांति से कहा कि कोम्मी उसे गलत समझ रही है। फिर उसने अपना टैबलेट दिखाया। खबर आई थी कि मतान के पिता प्रेसिडेंट बैक को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मतान के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे मजबूरी में गांव में ही नौकरी करनी थी। कोम्मी शर्म के मारे कांपने लगी और भागकर बाथरूम में छिप गई। सबको लगा कि कोम्मी अपनी बातों से इतनी शर्मिंदा हो गई कि भाग गई। मतान उसके पीछे गया और उसे जमीन पर बैठा देखकर चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। मतान ने बड़े मैच्योर तरीके से कहा कि वो कोम्मी की बात समझ गया है और अब से वे सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। कुछ महीने बीत गए। अचानक एक दिन मतान ने कोम्मी को पीछे से गले लगा लिया। जैसे ही कोम्मी पिघलने लगी, मतान तुरंत पीछे हट गया और मुस्कुरा कर बोला, हम तो अच्छे दोस्त हैं ना। फिर मतान ने कोम्मी का हाथ पकड़ा, पर कोम्मी के कुछ बोलने से पहले ही उसने हाथ छोड़ दिया और सॉरी बोलकर मुड़ गया। कोम्मी का चेहरा लाल हो गया और उसे गर्मी महसूस होने लगी। मतान की इस हॉट एंड कोल्ड वाली ट्रिक ने आखिर कोम्मी का दिल जीत ही लिया। दूसरी तरफ सांगसिक और नार के बीच भी ड्रामा चल रहा था।
सांसिक वह कपड़े उतार रहा था जो नार ने उसके लिए खरीदे थे और वो वहां से जाना चाहता था। नार ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और रोकने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक नार के माता पिता वहां पहुंच गए। नार अपनी मां को सफाई देना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अब चारों लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सांसिक किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया था। वो तो नार से अलग होने की बात करने आया था, पर उसे क्या पता था कि उसका सामना सीधे नार के माता पिता से हो जाएगा। नार ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की कि सांसिक को बस थोड़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए उसने शर्ट उतारी थी। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी नार की मां ने एक चाल चली और सांसिक से पूछा, क्या नार के चेहरे का तिल मेरे जैसा ही है? सांसिक ने अनजाने में कह दिया, जी हां। फिर उन्होंने पूछा, और नार के कुल्हे पर जो तिल है क्या वो भी मेरे जैसा ही है? सांसिक ने फिर से कह दिया, जी हां। सांगिक इस जाल में बुरी तरह फंस गया। नार इतनी घबरा गई कि उसने खाना अपने कपड़ों पर गिरा दिया और बहाना बनाकर बाथरूम की ओर भागी। नार के पिता ने सांसिक से कहा, घबराओ मत बेटा, आराम से खाना खाओ। सांसिक ने अभी चैन की सांस ली थी कि अचानक बाथरूम से नार के उल्टी करने जैसी आवाज आने लगी। दरअसल नार के दांत में सब्जी का एक टुकड़ा फंस गया था, जिसे निकालने की कोशिश में वह वैसी आवाजें निकाल रही थी। जब वो वापस टेबल पर आई तो उसने देखा कि तीनों उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उसके पिता ने चिंता में पूछा, नार तुम्हें उबकाई क्यों आ रही है? नार ने शर्माते हुए कहा, बस वो रुक ही नहीं रही है। सांसिक ने इसे कुछ और ही समझ लिया और तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। वह चिल्लाया, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। उसने नार का हाथ पकड़कर कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं बच्चे के दूध के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। नार हैरान रह गई कि यह क्या हो रहा है। उधर नार के मम्मी पापा भी खुशी खुशी राजी हो गए। नार को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये तीनों किस दुनिया की बातें कर रहे हैं। तभी अजीज का फोन आया। नार ने सांग से कहा, सांगिक अजीज तुम्हें ढूंढ रहा है। नार के पिता को लगा कि बच्चा पेट में किक मार रहा है। उसकी मां को लगा कि इन दोनों ने तो बच्चे का नाम भी सोच लिया है, अजीज, जो कि काफी वेस्टर्न लगता है। नार के पिता इतने खुश हुए कि उन्होंने बच्चे का नाम यंग मैन रखने का सुझाव दे डाला। नार बेचारी सोच में पड़ गई कि अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई और यह लोग नाम रखने तक पहुंच गए। तभी ऑफिस में एक और धमाका हुआ। एक कलीग को ऑफिस के उसी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल गई जिसे सांसिक और नार ने छिपाने की कोशिश की थी। दोनों बुरी तरह डर गए कि उनके ऑफिस रोमांस की पोल खुल जाएगी। वे स्क्रीन को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक स्क्रीन पर जो दिखा उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां सांसिक और नार नहीं, बल्कि मैनेजर मां और मैनेजर सुम एक दूसरे को किस कर रहे थे। ऑफिस का सबसे बड़ा राज अब सबके सामने था। सांसिक इस कैमरा कांड से बहुत थक चुका था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह नार से ब्रेकअप करने के बारे में सोच ही रहा था। लेकिन तभी नार के माता पिता के अचानक आने की वजह से उन दोनों को सुलह करने का एक और मौका मिल गया। एक दिन नार काम से घर लौटी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां मोमबत्तियां और एक छोटा सा नोट रखा था। नार उन मोमबत्तियों के सहारे आगे बढ़ी और हर नोट को पढ़ती गई। आखिरी नोट पर लिखा था कि असली सरप्राइज दरवाजे के बाहर है। नार तेजी से बाहर निकली जहां उसे और भी नोट्स मिले। हर नोट पर उन दोनों के बीच इस अपार्टमेंट में हुई यादों का जिक्र था। नार का दिल भराया और वह थोड़ी भावुक हो गई। उसे धुंधला सा अंदाजा हो गया था कि सांसिक आज उसे प्रपोज करने वाला है। वो दौड़कर सांसिक के दरवाजे पर पहुंची और पूरे जोर से दरवाजा धकेला, लेकिन सामने सांसिक नहीं बल्कि अजीज खड़ा था। अजीज भी उसे इतनी जल्दी वहां देखकर हैरान रह गया। वह हड़बड़ाहट में सांसिक को खबर देने ही वाला था, पर नार ने उसे रोक दिया। सांसिक थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसकी तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन नार को अब इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वो खुशी खुशी बैठ गई और सांसिक की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। भले ही ये सब थोड़ा जल्दबाजी में हुआ, पर जब दो लोग खुश हो तो इतना ही काफी है। कई उतार चढ़ावों के बाद मतान ने भी अंततः गांव में ही रुकने का फैसला किया। यही वह जगह है जहां उसने असल जिंदगी जीना सीखा और कई यादगार काम किए। उसने तय किया कि अगर वह कभी भविष्य में अपने पिता की कंपनी पावर ग्रुप में वापस गया भी तो वो अपने इन साथियों को भी साथ ले जाएगा, क्योंकि यहां उसे ना केवल अच्छे सहकर्मी मिले बल्कि वो लड़की कोंगमी भी मिली जिससे वो सच्चा प्यार करता है।